हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जा रही है। तो इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैं रूपाली वर्मा आपके लिए आज लेकर आई हूं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी। ध्यान रखिएगा, क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का मॉडल सैम्पल पेपर सीबीएसई ने एक सैम्पल पेपर मॉडल रूप में इशू किया है, जिसमें आपका पूरा पैटर्न दिया गया है कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ताकि आप उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो आज मैं यही पेपर लेकर आई हूं आपके लिए, और साथ ही साथ इसकी मार्किंग स्कीम, यानी कि हर क्वेश्चन हर सेक्शन के लिए आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, आपको कैसे इनका आंसर लिखना है। जैसे आप सभी को पता है कि दो वे से आपके पास आ रहा है पेपर। आपके दो सेक्शन हैं, पहला है ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सब्जेक्टिव। तो इन दोनों, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में तो पता है कि एक आंसर हम सॉल्व करेंगे, सही होगा तो उसके लिए फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि हम आंसर किस बेसिस पे लिखें, उसके अंदर हमें आंसर में देना क्या क्या है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि जब भी आप कोई आंसर लिखेंगे तो उसमें आप किस तरीके से पहले अपने दिमाग में एक पॉइंट्स बना लेंगे और उन्हीं पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब करेंगे। अब पेपर लिखते समय क्या सारी चीज़ें सावधानी बरतनी है, उनको हम आपको बताएंगे। तो जब भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर मिलेगा तो उससे 15 मिनट पहले आपको पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको वो जो 15 मिनट्स होते हैं वो आपके रीडिंग टाइम होते हैं। उस रीडिंग टाइम को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है। याद रखिए, उस रीडिंग टाइम में आपको 3 काम करने हैं। पहला काम, जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्हें सावधानी से पढ़ना है और उन्हें फॉलो करना है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं भी आपको बता ही दूंगी। दूसरी चीज़ है, जो भी आपके पास अपठित गद्यांश रहेगा उसे अच्छे से पढ़ना है और उसके आंसर सॉर्ट आउट करके रख लेने हैं। तीसरा, अपठित आपके पास अब दूसरा अपठित गद्यांश रहेगा, उसे भी आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है, क्योंकि इसके अंदर पठित वाले भी गद्यांश पद्यांश हैं। तो पठित वाले तो हमारे पढ़े हुए हैं, इसलिए उनको ज़्यादा समय हमें नहीं लगेगा, लेकिन जो अपठित है उन्हें पढ़ने में हमें समझने में टाइम लगेगा। तो इसलिए उन 15 मिनट के अंदर आपको दोनों गद्यांश पढ़ने हैं, और जो अपठित है उन्हें पढ़ के उनका आपको आंसर निकाल के रखना है। ये ज़रूर आपको काम कर लेना है 15 मिनट के अंदर, क्योंकि जब आप लिखना शुरू करो तो ये मान लो कि दोनों गद्यांश के आंसर आप फटाफट लिख लोगे, खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप व्याकरण सेक्शन पे आ जाओगे। तो इस तरीके से आप काफ़ी हद तक अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है, और बचा भी लेंगे, क्योंकि आगे जो हमारे वर्णनात्मक प्रश्न हैं और लेखन कार्य है उसके लिए हमें समय ज़्यादा चाहिए। तो जो हमारा मल्टीपल चॉइस का जो सेक्शन है उसे हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा लिखना नहीं है। फिर हमारे वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे तो उसमें हमें ज़्यादा लिखना है। फिर लेखन कार्य में भी तो हमें बनाना भी, ड्राइंग भी करनी है और काम भी करना है, क्योंकि विज्ञापन वगैरह तो हमें ड्राइंग के लिए ही आएंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान देना, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें सोच सोच के करनी है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, यानी कि देख लीजिए सीबीएसई मॉडल सैम्पल पेपर एंड मार्किंग स्कीम है फॉर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 23-24 में, यानी कि फरवरी में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपका ये मॉडल सैम्पल पेपर सीबीएसई ने इशू किया है। चलिए, अब इसमें जो आपको ध्यान देना है उन सारी चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देखिए, मैं बताते जा रही हूँ। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना क्या है, उसमें आपको सबसे पहले जो देखना है वो है आपका कोड, ठीक है। मैं खास तौर से मैंने जब कोर्स ए का भी पेपर मॉडल सैम्पल पेपर समझाया तो भी मैंने उन लोगों को बोला, और आपको भी बोल रही हूँ कि एक ही दिन पे कोर्स ए और कोर्स बी होगा। तो खास तौर से आपको जो सबसे पहले ध्यान रखना है आपका कोड। कोर्स ए का कोड है 002 और कोर्स बी का कोड है 085। तो ये आप जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले आपको इसे चेक करना है, ठीक है। ये आपका कोड है, यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर है, और इसमें यहाँ तो दिया ही है हिंदी कोर्स बा, ठीक है। फिर आ जाते हैं, आपको समय मिल रहा है 3 घंटे का, प्लस 15 मिनट्स आपको मिल रहे हैं रीडिंग टाइम, ठीक है।
क्या मिल रहा है, आपका रीडिंग टाइम मिल रहा है। तो इसे आपको ये यूटिलाइज करना है, ध्यान रखना। 3 आवर्स आपको मिल रहे हैं रिटन के और 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिल रहा है। तो उस रीडिंग टाइम में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं तो कम से कम अपठित गद्यांश जो हैं दोनों वो सॉल्व करने, लेकिन उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। जिस इन 3 घंटों में आप जो पेपर करोगे उसके लिए आपको 80 मार्क्स मिल रहे हैं। 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होता है, लेकिन यहाँ पर 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। 20 मार्क्स आपके स्कूल के इंटरनल बेसिस पे, यानी कि आपके पूरे ईयर का असेसमेंट टीचर्स करके वो बोर्ड को भेजेंगे, ठीक है। तो वो आपको 20 मार्क्स आपके उधर जो भी आपके ईयरली असेसमेंट टीचर देंगे वो रहेंगे, प्लस 80 मार्क्स ये रहे, तो टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, आ और बा, ठीक है, याद रखिए 2 सेक्शन हैं, आ और बा। खंड आ में उप प्रश्नों सहित 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए। कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे? 45 क्वेश्चंस पूछे गए टोटल, यानी कि आप अपठित गद्यांश ले लो, व्याकरण ले लो, पुस्तक का आपके जो आपकी बुक है स्पर्श, उनके सबके मिला के टोटल 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 के उत्तर आपको देने हैं। समझ में आया? अब मैं आपको बताती हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर में 18 प्रश्न हैं। 18 में से 10 आपके आ सेक्शन में आ रहे हैं। तो आ सेक्शन में जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी के अंदर उप प्रश्न है। वो उप प्रश्नों की संख्या 45 है, जिसमें से आपको 40 करने। लेकिन 40 ऐसा नहीं कि जो कोई भी मन में आए उसे हम उठाकर कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे कि इसमें से आपको 5 दिए गए हैं, 4 करने हैं, 6 दिए गए हैं, 4 करने हैं। इस तरीके से आपको अंदर ऑप्शंस दिए गए होंगे, वही आपको चूज करने। ये सारी चीजें अभी जब मैं क्वेश्चन पेपर अंदर आपको समझाऊंगी तो सारी एक एक चीजें बताते चलूंगी। फिर आ जाते हैं खंड बा पे। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए, यानी कि सारे प्रश्नों को आपको डिटेल में आंसर देना है। आंतरिक विकल्प भी दिए गए हर प्रश्न के साथ। खंड बा में हर प्रश्न के साथ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चाहे आपके स्पर्श के हों क्वेश्चन, काव्य खंड के, स्पर्श गद्य खंड के, या आपके संचयन के हों या लेखन कार्य के हों। हर क्वेश्चन के साथ अंदर ऑप्शन मौजूद हैं आपके पास। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन करिए, बहुत जरूरी है। जो इंटरनल भी आपको अंदर निर्देश दिए गए हैं हर क्वेश्चन के साथ उन्हें पढ़ना है, बाकी ये निर्देश तो दिए ही गए हैं। दोनों खंडों में कुल 18 प्रश्न हैं, दोनों खंडे के प्रश्न उत्तर देना जरूरी है। तो पूरे 18 क्वेश्चन है, आपको 18 के 18 पूरे क्वेश्चन करने, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मैंने क्या बोला, हर क्वेश्चन के 7 अंदर विकल्प हैं, वो आपको देखने हैं, लेकिन 18 क्वेश्चन पूरे करने हैं। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः देने। क्रमशः का तात्पर्य है कि सबसे पहले जब आपके क्वेश्चन पेपर में खंड आ है तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके पूरा 1 से लेकर 18 तक सीक्वेंस में काम करना है। ये मत करना कि पहले आपने 18 कर दिया, फिर 10 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 4 कर दिया, ये काम नहीं करना है। आपको शुरू 1 से लेकर 18 तक करना है एंड, और पूरा सीक्वेंस में चलेंगे। मान लीजिए सपोज आपको कोई बीच में ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, हम क्या करें, तो अंदाजे से उतनी आप स्पेस छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन ये गलती मत करना कि वो क्वेश्चन उठा के मैं एंड में कर दूंगा, ये काम नहीं करना। सारा पेपर सीक्वेंस में करना है, ये मैंडेटरी है, ध्यान रखना, क्योंकि ये आपको एक निर्देश के तौर पर दिया गया। अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप सीरियस वे से काम नहीं कर रहे हैं, जो आपकी इमेज कॉपी चेकिंग के समय सामने आ जाएगी, जो सही नहीं रहेगा। तो जितने निर्देश हैं उन्हें आपको फॉलो करते हुए चलना है। तो यहां पर ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसे आपको बोला कि जो खंड आ है हमारा, वो टोटल ही आपका बहुविकल्पीय बेस्ड है, सारे प्रश्न बहुविकल्पी करेंगे। तो खंड आ का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखने। अब हमारे पास एक अपठित गद्यांश आया है, इसके अंदर 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न करने हैं, 1 नंबर का 1 रहेगा। देखिए इसके अंदर 5 प्रश्न दिए गए हैं, 1 नंबर का 1 रहेगा, और टोटल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक, क्लियर। अब आपके सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मैम गद्यांश में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
ये कोई एक बार में या कोई ट्रिक नहीं है कि हम कर लें, ठीक है। इसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। अब भाई कभी कभी गद्यांश आसान भी हो जाते हैं, कभी कभी टफ भी आ जाते हैं, क्वेश्चन इजी भी रहते हैं, टफ भी रहते हैं। तो उस कंडीशन में हम करें तो क्या करें? इसका सिर्फ एक ही है कि कम से कम डेली एक गद्यांश एक पद्यांश, अगर आपके भाई सेक्शन बी में है तो पद्यांश आता ही नहीं है, जो कोर्स बी रहता है, लेकिन गद्यांश तो आते हैं ना। तो आपको कम से कम डेली एक गद्यांश आप सॉल्व करोगे तो आप ठीक तरीके से गद्यांश सॉल्व करना सीख जाओगे। इसमें 3 प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली चीज़, आप ठीक से समझ नहीं पाते तो उसके लिए चाहिए कंसंट्रेशन। ठीक तरीके से आंसर्स नहीं निकल पाते तो जब आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो अपने आप गद्यांश समझ में आ जाएगा, और जब आपको समझ में आएगा तो आंसर निकालना बहुत ही ईजी रहेगा, है ना। तो बस आपको जो करना है वो है पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस गद्यांश को पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं। आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसी उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व बहुत गुरुतर और चुनौतीपूर्ण होता है। परंपरागत रूप से शिक्षक की भूमिका इन 3 कौशलों बोलना, पढ़ना और लिखना तक सीमित कर दी गई है। यानी कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो शिक्षक का काम है कि बच्चा ठीक से बोले, ठीक से पढ़े और ठीक से लिखे। ये एक मतलब एक दायरा डिसाइड कर दिया गया है कि शिक्षक को इन 3 पैमानों पर काम करना है। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकती। यांत्रिक यानी कि यंत्र के जरिए, जैसे कंप्यूटर, हमें कोई चीज़ नहीं आ रही, हम फटाक से कंप्यूटर उठाते, मोबाइल उठाते, तो उससे हम भाषा सीख जाएंगे, ये कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। सोचना और महसूस करना 2 ऐसे कारक हैं जिनमें भाषा सही आकार पाती है। यानी कि हमारे सामने अगर कोई सिचुएशन आई है तो उसे हम सोचें, समझें और फिर एक्ट करें। ये होती है भाषा का सही इस्तेमाल। इनके बिना भाषा नहीं, इनके बिना भाषा संस्कार नहीं बन सकती। इनके बिना भाषा युगों युगों का लंबा सफर तय नहीं कर सकती। इनके बिना कोई भाषा किसी देश या समाज की धड़कन नहीं बन सकती। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है। यानी संप्रेषण मतलब अपने विचार, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, सिर्फ इसी को भाषा नहीं कहते हैं। दर्द और मुस्कान के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि हमारे सामने अगर कोई व्यक्ति तकलीफ में है तो उसकी बातों को, उसके दर्द को समझना और उसे अपनी भाषा में लेकर आना, ये हमारे लिए मेन मुद्दा होना चाहिए। भाषा हमारे समाज के निर्माण, विकास, अस्मिता, सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि हम किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या संस्कार हमारे अंदर है, ये हमारी भाषा परिलक्षित करती है। भाषा के बिना मनुष्य पूर्ण नहीं हो सकता, बात सही है। भाषा में ही हमारे भाव, राज्य, संस्कार, प्रांतीयता झलकती है। हमारी भाषा, अगर हम कहीं जाएं, मान लीजिए अगर कोई बंगाल का व्यक्ति है, वो यूपी में आए तो उसकी भाषा बता देती है कि वो इस प्रांत से आया हुआ है। पंजाबी व्यक्ति का भी भाषा, तो उसी तरीके से बिहार और यूपी के व्यक्ति की भाषा, हर प्रांत की भाषा अलग अलग होती है। तो हमारी भाषा हमें बता देती है कि हम किस प्रांत से बिलोंग करते हैं। इस झलक का संबंध व्यक्ति की मानवीय संवेदना और मानसिकता से भी होता है। जिस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है मानसिकता, जिस स्तर की होगी उसकी भाषा के शब्द और मुख्यार्थ भी उसी स्तर के होंगे। यानी कि हम जिस तरीके से, जिस स्तर में सोचते हैं, हमारी भाषा भी उसी स्तर में होगी। अगर मान लीजिए हम बहुत ही रूढ़ प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझते हैं, तो हमारी भाषा में भी इसी तरह की रूढ़ प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हमारा नेचर ऐसा है कि हम दूसरों की तकलीफ़ों को बहुत जल्द ही अपने अंदर उतार लेते हैं, महसूस करते हैं, तो हमारी भाषा में उतनी सॉफ्टनेस यानी कि कोमलता मौजूद रहेगी। तो बेसिकली हमारा जो विचार है, जैसा हमारा व्यक्तित्व है, वो भाषा में उतर ही आता है।
साहित्यकार ऐसी भाषा को आधार बनाते हैं जो उनके पाठकों एवं श्रोताओं की संवेदना के साथ एकाकार करने में समर्थ हो। आपने देखा कि बहुत साहित्य ऐसा है जो बहुत फेमस हो जाता है। बहुत सारी जो अगर आप देखेंगे कहानियां हैं वो लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं। तो उसका मेन कारण रहता है कि जो साहित्यकार है वो आम जनता की नब्ज पकड़ने में कारगर रहा, यानी कि आम जनता की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कत हैं, उन्हें वो बहुत अच्छी तरीके से कहानी में उतारता है। और जब पाठक उन कहानियों को पढ़ता है तो अपने आप को उनसे कनेक्टेड पाता है। तो ये भाषा का ही खेल है कि वो भाषा ही ऐसे इस्तेमाल कर रहा है कि चाहे जिस कैटेगरी का या जिस भी तकलीफ में गुजर रहा व्यक्ति पढ़े उसे अपने आप से कनेक्ट कर सके। तो भाई लेखक का तो ये काम ही रहता है कि भाषा के साथ खेलना, शब्दों के साथ खेलना। तो ये गद्यांश तो हमारा हो गया। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है क्योंकि मनुष्य की पूर्णता भाषा द्वारा ही संभव है। व्यक्ति के मनोभाव भाषा से ही व्यक्त होते हैं। भाषा का प्रचार और विकास कोई रोक नहीं सकता। दर्द और मुस्कान के बिना भाषा जीवित नहीं हो सकती। तो आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है क्योंकि व्यक्ति के मनोभाव भाषा से ही व्यक्त होते हैं। मेरे अंदर क्या उथल पुथल चल रही है, मैं क्या सोच रही हूँ, क्या समझ रही हूँ, ये बात मेरी भाषा से ही व्यक्त होगी। मान लीजिए जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं तो अभी ठीक हूँ, मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बहुत ईजी वे से पढ़ा रही हूँ। लेकिन सपोज मान लीजिए कि मैं कल आपको पढ़ाऊँ और मुझे कहीं तकलीफ़ है, मान लीजिए दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे पढ़ाना ज़रूरी है, तो वो दर्द जो है वो मेरी भाषा में स्वतः ही चला आएगा। तो वही चीज़ उन्होंने ना, मन के भाव जो हैं वो भाषा में व्यक्त हो जाते हैं। हम मुंह से शब्दों के जरिए भले ना कहें, लेकिन हम जब बोल रहे हैं तो वो चीज़ अपने आप व्यक्त होती चली जाती है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुन के लिखिए। अब हमारे पास कथन और कारण संबंधी जो है वो प्रश्न आ चुका है। कथन पढ़ना है, फिर कारण पढ़ना है और नीचे दिए गए ऑप्शन को हमें टिक करना है। क्या दिया गया है, पहले हम देख रहे हैं कथन। जब कोई आदमी बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं, ये क्या है, कथन है। अब नीचे कारण में आ जाते हैं। भाषा शिक्षक का दायित्व बहुत चुनौती, भाषा शिक्षक जो होते हैं जो लैंग्वेज पढ़ाते हैं, जैसे मैं आपको लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ, हिंदी भाषा पढ़ा रही हूँ, तो उसी तरीके से भाषा शिक्षक उन्हें कहते हैं, का दायित्व बहुत चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि उन्हें कौशलों का विकास करना पड़ता है। अब मेरी चुनौती क्या है, आपको भाषा समझाना, कि इस तरीके से समझाऊं कि भाषा आपको स्वतः समझ में आ जाए, आप उसको जब समझ जाओ तो दूसरों में इस्तेमाल भी कर सको। ये भी एक बहुत बड़ा हुनर है कि हमें सीख लेना, जैसे मुझे आती है, पहली चीज़ मुश्किल होती है कि वो चीज़ मैं आपको सिखाऊं, दूसरी चुनौती है कि आप वो चीज़ सीख लो, और तीसरी चुनौती है उस सीखी हुई चीज़ को कहीं इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कौशलों का विकास। अब ये दो चीज़ें देखिए, कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है, दोनों सही हैं अपनी जगह, ये दोनों हमने गद्यांश में पढ़े, लेकिन कथन ए को कारण आर सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। ये तो हम देख रहे हैं, जो चीज़ कथन में है वो कारण में तो कहीं चीज़ हमको डिस्क्राइब करती नहीं दिखाई दे रही, कनेक्टेड ही नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, देखिए कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है, नहीं। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, नहीं, ये भी नहीं। कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ आ जाता है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं तो दोनों सही, लेकिन जो आर है वो गलत व्याख्या कर रहा है, कथन ए की वो गलत व्याख्या कर रहा है, वैसे दोनों ही सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। गद्यांश में साहित्यकार द्वारा दिए गए कार्य का उल्लेख इनमें से कौन से विकल्प से ज्ञात होता है। अब क्या है, साहित्यकार द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख कौन से विकल्प से, साहित्यकार कौन सा काम करते हैं दिया था ना गद्यांश में, तो कौन से विकल्प से जाहिर होता है। साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्यकार साहित्य सृजन में व्यस्त रहता है, साहित्यकार सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान बनाता है, साहित्यकार जन सामान्य की अस्मिता का परिचायक होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है साहित्यकार जन सामान्य की अस्मिता का परिचायक होता है, यानी कि
वो ठीक तरीके से समझता है कि हमारे जनमानस को चाहिए क्या, और उसी तरीके की चीज़ों को वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यानी कि हमारी अस्मिता, यानी कि जन सामान्य, हम क्या चाहते हैं, हमें किस चीज़ से लगाव है, वो सारी चीज़ें वो अपने साहित्य के ज़रिए हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यानी कि वो हमारी नफ्स को अच्छी तरह जानता पहचानता है। प्रश्न चौथा है, दर्द और मुस्कान के बिना भाषा जीवंत नहीं हो सकती। लेखक द्वारा ऐसा कथन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? दर्द और मुस्कान, ठीक है, दर्द दोनों चीजें अपोजिट है, ठीक है, यानी एक तरीके से आप सुख दुख को समझ लो, के बिना भाषा जीवित नहीं रह सकती। यानी कि हमारी भाषा में अगर खुशी भी झलकती है तो दर्द भी झलकता है, इसके बगैर भाषा नहीं रह सकती। क्या बताता है? यथार्थ की समझ, सामाजिक समरसता, साहित्य प्रेम या भाषा कौशल। तो यहाँ पर ये चीज लेखक द्वारा ये कथन दर्शाता है कि लेखक को यथार्थ की समझ है कि वास्तविकता क्या है। अगर हमारी भाषा में दूसरे के दर्द, हमारा दर्द झलक रहा है, यानी कि हम सही हैं, हमारे अंदर बनावट है, हमको अंदर से तकलीफ है लेकिन हम बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, तब तो ये यथार्थ नहीं हुआ ना, ये यथार्थ नहीं है, ये आडंबर हो गया। यथार्थ मतलब होता है वास्तविकता, जो चीज है वही चीज प्रकट करना। प्रश्न संख्या 5 है, भाषा तब सही आकार पाती है जब मनुष्य निरंतर उसका अभ्यास करता रहता है। भाषा को सरकारी समर्थन भी प्राप्त होता है। भाषा सामाजिक संस्थानों से प्रोत्साहन प्राप्त करती है। भाषीय कौशलों के साथ मनुष्य सोचता और महसूस भी करता है। तो भाषा तभी आकार पाती है जब भाषीय कौशलों के साथ मनुष्य सोचता और महसूस करता है। यानी कि भाषा तभी धीरे धीरे डेवलप होती है जब हम अपने मन के विचारों को भाषा के रूप के जरिए व्यक्त करें, तभी धीरे धीरे भाषा आकार। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जब बोलना शुरू करता है तब उसका बोलो मम्मा निन्नी, मम्मा पानी, मम्मा मम्मा, ऐसे करके बोलता है, उसके वाक्य अधूरे रहते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अभी बोल नहीं पा रहा। जैसे ही वो बड़ा होगा, मम्मा भूख लगी है दूध दे दो, फिर जैसे जैसे और डेवलप होगा, मम्मा मुझे भूख लगी है मैं जा रहा हूं मैगी बना लूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हमारी भाषा जो है वो डेवलप हो रही है। उन्होंने वही चीज कहा, भाषीय कौशलों के साथ मनुष्य सोचता और समझता है। यानी कि हम जो की चीजें सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें भाषा में धीरे धीरे डेवलप करते हैं। सिर्फ भाषा में तभी शब्द जुड़ते हुए जाते हैं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 2 पर, जहां पर हमारे सामने फिर से एक अपठित गद्यांश है। इसमें फिर हमारे सामने 5 प्रश्न रखे गए हैं। 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और आपका ये पूरा टोटल होगा 5 मार्क्स का, ठीक है। तो फिर से हमें पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। आपने ध्यान दिया इसमें एक चीज कि प्रश्न संख्या 1 और 2 में आपके सामने किसी भी तरह का कोई विकल्प मौजूद नहीं है, यानी कि ऑप्शंस नहीं है। आपको दोनों ही करने हैं और पांचों के पांचों क्वेश्चन करने हैं, किसी तरह का कोई विकल्प नहीं है। चलिए अब जरा फटाफट पढ़ लिया जाए गद्यांश। साहित्य को समाज का प्रतिबिंब माना गया है, अर्थात समाज का पूर्ण रूप साहित्य में प्रतिबिंबित होता रहता है। अनादिकाल से साहित्य अपने इसी धर्म का पूर्ण निर्वाह करता चला आ रहा है। वह समाज के विभिन्न रूपों चित्रण कर एक ओर तो हमारे सामने समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है और दूसरी ओर अपनी प्रखर मेधा और स्वस्थ कल्पना द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करता हुआ यह भी बताता है कि मानव समाज की सुख, समृद्धि, सुरक्षा और विकास के लिए कौन सा मार्ग उपादेय है। तो ध्यान देखिए यहाँ पर क्या दिया है, साहित्य जो हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं वो समाज का प्रतिबिंब होता है। ऐसा क्यों कहा गया है? अब आज से आप बहुत साल पहले पीछे चले जाओ, कबीर हैं, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, उनके अगर आप साहित्य पढ़ोगे तो उस समय समाज में जो सारी चीज़ें थी वो उनके साहित्य में दिखाई देंगी। स्त्रियों की जो कंडीशन थी, समाज में जो भेदभाव था, जो छुआछूत था, धर्म को लेकर जो मान्यताएं थी, जो कुरीतियाँ प्रचलित थी, वो सब आपको इनके ग्रंथों में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगी।
इसीलिए जब साहित्य लिखा जाता है तो उस समय समाज में जो कोई भी चीजें घटित हो रही हैं वो स्वतः ही साहित्यकार के जरिए वो साहित्य में लिख दी जाती हैं। अब जैसे इस समझ लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था हमारे देश में, तो उस समय जितने भी साहित्यकार थे, चाहे कवि हो चाहे लेखक हो, उनकी रचनाओं में ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारी चीजें शामिल हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो जिस माहौल में रह रहे हैं वो अपने आप आ जाता था। इसीलिए साहित्य को समाज का प्रतिबिंब कहा गया है। अर्थात समाज पूर्ण रूप से साहित्य का प्रतिबिंब होता है। समाज में जो कुछ घटित हो रहा है वो सब कुछ हम साहित्य के जरिए पढ़ सकते हैं। तो जैसे अब आपको बताया जाता है, ये बताया जाए कि महाभारत काल में ये होता था, रामायण में ये होता था, तो हमें कैसे पता है? जो साहित्य लिखे गए उन्हीं के जरिए तो हमें पता है कि उस समय समाज में ये होता था कि राक्षस होते थे, उड़ने वाले राक्षस होते थे, इस तरीके से होते थे। तो यानी कि क्या है कि उस समय ये सारी चीजें होती थी, उस समय साहित्य में लिखी गई, तो हमें पता है। अनादिकाल से साहित्य अपने इसी धर्म को पूर्ण, यानी कि साहित्य इस बात को पूरी तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करने का कार्य करता आ रहा है। वह समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण कर एक ओर तो हमारे सामने समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है, यानी कि समाज की जो वास्तविकता है उस समय की, वो साहित्य हमारे सामने प्रस्तुत करता है, और दूसरी ओर अपनी प्रखर मेधा और स्वस्थ कल्पना द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करता है। तो साहित्यकार जो है, साहित्य ही नहीं, साहित्य को लिखने वाला कौन है? साहित्यकार है। वो भाई बड़े ही प्रबुद्ध बुद्धि वाले लोग होते हैं, तो जो कोई भी चीजें हैं उन चीज का एनालाइज भी करते हैं, और एनालाइज करके वो जो कोई भी कंक्लूजन निकालते हैं वो भी साहित्य के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यही चीज पहलुओं का विवेचन करता हुआ आया है। मानव समाज की सुख, समृद्धि, सुरक्षा और विकास के लिए कौन सा मार्ग उपादेय है, यानी कि समाज अच्छी तरीके से आगे चले, स्वस्थ माहौल हो, ये सारी चीजें बताता भी कौन है? साहित्य ही बताता है। एक आलोचक के शब्दों में, एक आलोचक है, उन्होंने बोला है, कवि वास्तव समाज की व्यवस्था, वातावरण, धर्म, कर्म, रीति नीति तथा सामाजिक शिष्टाचार या लोक व्यवहार से ही अपने काव्य के उपकरण चुनता है और उनका प्रतिपादन अपने आदर्शों के अनुरूप करता है। यानी कि समाज में जो भी चीजें हो रही हैं, यानी कि जो भी उसकी व्यवस्था है, वातावरण है, धर्म, कर्म है, रीति है, जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें क्या है? वो सब चीजें देखेगा, अपने काव्य में लिखेगा, लेकिन उन सारी चीजों को अपनी बुद्धि से एनालाइज करके तब प्रतिपादित करता है। साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वह जन्म लेता है। जाहिर सी बात है, वो जिसमें पैदा हुआ है उसमें देख रहा है, समझ रहा है और वही चीज हमारे सामने रख रहा है। वह अपनी समस्याओं का सुलझाव, अपने आदर्श की स्थापना अपने समाज के आदर्शों के अनुरूप ही करता है। जिस सामाजिक वातावरण में उसका जन्म होता है उसी में उसका शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास भी होता है। जाहिर सी बात है, अगर हमने इस समय में जन्म लिया है तो आजकल का जो माहौल है उसी के हिसाब से मेरा मानसिक डेवलपमेंट होगा। हम पारिवारिक की बात नहीं कर रहे, समाज में राजनीतिक तौर पर, जो सांप्रदायिक तौर पर जो सारी चीजें पनपती हैं उसी हिसाब से हमारी बुद्धि भी चलती है। अतः यह कहना सर्वथा असंभव है और अविवेकपूर्ण है कि साहित्यकार समाज से पूर्णतः निरपेक्ष या तटस्थ रहकर साहित्य सृजन करता है। यानी कि ये कहना गलत है कि जो साहित्यकार है वो समाज से अलग हटकर साहित्य की रचना कर रहा है। वो समाज में रह रहा है, सब कुछ सोच रहा है, समझ रहा है और तब कर रहा है। वाल्मीकि, तुलसी, सूर, भारतेंदु, प्रेमचंद आदि का साहित्य इस बात का सर्वाधिक सशक्त प्रमाण है। साहित्यकार समाज से घनिष्ठ रूप से संबंध रखता हुआ ही साहित्य सृजन करता है। समाज की अवहेलना करने वाला साहित्य क्षणजीवी होता है। यानी कि जो समाज में चीजें घटित हो रही हैं, जो साहित्यकार उनको नहीं रखता, उनको नहीं समझता, वो साहित्य सिर्फ उसी समय पढ़ा गया, ऐसा साहित्य कालजयी नहीं होता। जबकि भारतेंदु, सूर, तुलसी, वाल्मीकि, इन सब के द्वारा जो भी साहित्य लिखा गया वो कब लिखा गया, लेकिन आज भी हम पढ़ते हैं। और ऐसे साहित्य तो आकर न जाने कब चले गए, जब जिन्होंने समाज के बारे में कुछ भी लिखित नहीं किया, उन्होंने काल्पनिक चीजों को प्रस्तुत किया। अब इसी पर हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है क्योंकि वह, अब यहाँ पर क्यों बोला गया है कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है? समाज की वास्तविकता का द्योतक है।
समाज के लोक व्यवहार का समर्थक है, व्यक्ति की समस्याओं का निदान करता है, साहित्य को दिशा प्रदान करता है। ध्यान रखिए, एक चीज़ बहुत आपको मैं बता रही हूँ, अभी तो ये है कि ऑप्शंस आपके ये पढ़े नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो आप सारे ऑप्शंस पढ़ रहे हो, लेकिन जब आपके पास MCQ आएंगे तो इस चीज़ को कंफर्म समझिए कि आपको सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने, चाहे आंसर के लिए आप 100% श्योर क्यों ना हो। तो यहाँ क्या है दिया इन्होंने कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, क्योंकि वह जो है समाज की वास्तविकता का द्योतक है, यानी कि समाज में जो चीजें घट रही हैं वो वास्तविक तौर पर जानता है और उसी को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। गद्यांश दर्शाता है। अब ये जो गद्यांश हमने पढ़ा है ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन देखिए, समाज एवं साहित्य का पारस्परिक संबंध, समाज एवं साहित्य की अवहेलना, साहित्यकार की सृजन शक्ति, सामाजिक शिष्टाचार एवं लोक व्यवहार। तो ये पूरा गद्यांश जो है वो समाज एवं साहित्य का पारस्परिक संबंध बताता है कि जो कोई भी साहित्य रचा जा रहा है वो समाज को ही प्रदर्शित करता है। तो इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है, ये हम पूरे गद्यांश में हमने पढ़ा। समाज साहित्य से अलग नहीं हो सकता और साहित्य समाज से अलग नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 3 है, साहित्य की क्षणभंगुरता का कारण होता है। ऐसा साहित्य जो कुछ क्षणों के लिए आए और गायब हो जाए, ऐसे साहित्य का कारण क्या होता है? सामाजिक अवज्ञता, सामाजिक समस्या, सामाजिक सद्भाव या सामाजिक समरसता। ऐसा साहित्य जो कुछ क्षण में ही आकर गायब हो जाए, ऐसा साहित्य सामाजिक अवज्ञा करता है, यानी कि जिस भी समाज में रहकर वो साहित्य लिखा गया है वो उस समाज को प्रदर्शित ना करके कुछ काल्पनिक या झूठ को प्रस्तुत करे, ऐसा साहित्य कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाता है, यानी कि कुछ समय के लिए लोगों को पढ़ा जाएगा लेकिन फिर वो कहां गायब हो जाएगा किसी को नहीं पता। प्रश्न संख्या 4 है, वाल्मीकि तुलसी सूर के उदाहरण द्वारा लेखक चाहता है, उन्होंने जो इन फेमस साहित्यकारों के नाम लिए उसके जरिए वो क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? भाव साम्यता, प्रत्यक्ष प्रमाण, सहानुभूति या शिष्टाचार। तो इन्होंने इन जो साहित्यकारों के नाम लिए हैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में उन्होंने बताए हैं कि ऐसे साहित्यकार जिन्होंने जिस समाज में जन्म लिया उनके साहित्य में उस समाज को पूरी तरीके से परिलक्षित किया है, ऐसे लोगों के जो साहित्य होते हैं वो कालजयी होते हैं। इस बात को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने इन साहित्यकारों के नाम लिए हैं। प्रश्न संख्या 5 है जहां पर आप देख रहे हैं कथन और कारण संबंधी हमारे पास प्रश्न आ गया है। देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले हम कथन पढ़ेंगे, फिर कारण पढ़ेंगे, फिर नीचे जो विकल्प है उनके हिसाब से आंसर लगाएंगे। कथन है पहला, कवि अपने काव्य के उपकरणों का प्रतिपादन अपने आदर्शों के अनुरूप करता है, यानी कि उसने जो चीजें सीखी है उसी के हिसाब से वो सब कुछ लेता है। सॉरी। कारण बताया गया है, कवि हृदय अत्यधिक संवेदनशील होता है एवं सदैव देशहित चाहता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कथन ये तो सही है लेकिन कारण आर उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए, कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है, नहीं। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, नहीं। नेक्स्ट है, कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, नहीं। तो यहाँ पर जो सही है वो है कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या कर रहा है। तो यही चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो ऊपर कथन दिया गया है क्या उसकी सही व्याख्या कारण आर कर रहा है, नहीं कर रहा है तो आप उसको तुरंत डिनाई कर दोगे। चलिए, दूसरा गद्यांश भी हमारा खत्म हो गया। तो दो हमारे पास, मैंने अब आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन पेपर है ये वैसे तो 2 सेक्शन में बटा है लेकिन एक्चुअल में ये 4 सेक्शन में है। कैसे है मैं आपको बता दूं। पहला सेक्शन जो है वो 3 सेक्शंस में बटा है। पहला है अपठित बोध, उसके बाद तीसरा है व्याकरण, ठीक है। फिर जो पहला अपठित बोध, दूसरा है व्याकरण
और तीसरा आपका आ जाता है आपकी बुक्स, यानी कि जिसमें आपका स्पर्श और संचयन की बुक है। चौथा आपका आ जाता है लेखन कार्य। तो इस तरीके से 4 सेक्शन में ये पेपर बटा हुआ है। तो अपठित बोध का जो पहला सेक्शन था वो हमने खत्म कर लिया, जो टोटल हमारा बहुविकल्पीय बेस्ड था। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे सेक्शन यानी कि व्याकरण पर। अब यहाँ दिया है व्याकरण, हमारे जो टॉपिक दिए गए हैं जो उन पर है, पहला आपका पदबंध है, फिर रचना के आधार पर वाक्य भेद है, समास है और मुहावरे हैं। ये 4 आपके व्याकरण के टॉपिक हैं। तो 4 प्रश्न यानी कि 3, 4, 5, 6 ये आपके क्या रहेंगे, व्याकरण आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है। अब जो आपके उप प्रश्नों में जो विकल्प हैं वो इनमें ही आएंगे। ठीक है, कैसे हैं देखिए मैं आपको बताती हूँ। निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब हमारे पास 5 प्रश्न आएंगे, 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे पदबंध आधारित, जिनमें से आपको सिर्फ 4 प्रश्न करने। ठीक है, 5 प्रश्न आए, सिर्फ आपको 4 प्रश्न करने हैं। 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा, तो टोटल हो जाएंगे आपके 4 मार्क्स इसमें। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए, सबसे पहला हमारे पास में जो प्रश्न आया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, फटाफट समझ में आएगा। सुलेमान केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के हाकिम थे। तो अब इसमें आपको बताना है कि इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो है छोटे बड़े पशु पक्षी। ठीक है, कौन सा अंडरलाइन वर्ड है, छोटे बड़े पशु पक्षी। अब इसका आपको पदबंध बताना है। तो पदबंध में एक चीज, तो जैसे आप लोग पदबंध को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हो, तो पदबंध को लेकर मैं एक बहुत आसान चीज बता देती हूँ, आप फटाफट पहचान जाओगे कि इसमें कौन सा पदबंध है। जिस भी वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन दे रहा है उसका लास्ट वर्ड देखना। ठीक है, लास्ट वर्ड क्या है, पक्षी। क्या आ रहा है, लास्ट वर्ड पक्षी। पक्षी क्या होता है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। पदबंध आपके 5 तरह के होते हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, पक्षी क्या है, पक्षी है संज्ञा, और पूरा आपका ये पदबंध हो जाएगा संज्ञा पदबंध। एकदम इजी ट्रिक मैंने बताई है। जो भी वर्ड आपका अंडरलाइन है जिसका आपको पदबंध बताना है, उसका आपको सिर्फ आखिरी शब्द देखना है। जैसे ही आखिरी शब्द जो भी शब्द है वो आपका सीधे सीधे वही पदबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सारे छोटे बड़े पशु पक्षी जो पदबंध है वो है संज्ञा पदबंध। तो देखिए संज्ञा पदबंध है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। जीने मरने वाले मनुष्य तो हो सकते हैं पर सही अर्थों में नहीं। इस वाक्य में विशेषण पदबंध है। अब आपको बताना है विशेषण पदबंध। अब विशेषण क्या होता है, ध्यान रखिएगा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। मनुष्य तो हो सकते हैं, अब मनुष्य तो हो सकते हैं कहां पर आया, ये वाला। अब इसमें क्या विशेषण है, नहीं। सही अर्थों में नहीं, ये भी नहीं है, सही अर्थों में नहीं। जीने मरने वाले मनुष्य, जीने मरने वाले। अब यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर जीने मरने वाले जो हैं, ये जीने मरने वाले जो हैं ये हमारा विशेषण है। क्यों विशेषण है, अब मैं आपको बता दूं। ये किसके बारे में बता रहे हैं, मनुष्य के बारे में बता रहे हैं, है ना। किसके बारे में बता रहे हैं, मनुष्य के बारे में। तो मनुष्य जो है इस पूरे वाक्य में संज्ञा है। संज्ञा के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो जीने मरने वाले हैं, है ना। मनुष्य क्या है, वो जीने मरने वाले। तो जीने मरने वाला वो हमारा सीधे विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए आगे आते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण छाटिए। चलिए अब क्रिया विशेषण को पहले आप बताओ, डिस्क्राइब करो आप लोग क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलो ध्यान से देखो। प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन में आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगे। अब ये हटने लगे का अंडरलाइन है, तो यानी कि ये क्रिया विशेषण है नहीं, ये तो क्रियापद बंध है। क्यों, क्योंकि लगते हटने लगते हैं, ये क्रिया है, तो इसलिए ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो ये हो गया हमारा गलत, यानी कि हमारे आंसर्स के अकॉर्डिंग नहीं है, हमें क्रिया विशेषण बताना है। नेक्स्ट आते हैं। प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगे।
अब यहाँ पर धीरे धीरे के नीचे है। अब यहाँ पर हटने लगे जब जो क्रिया है इससे संबंधित शब्द है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हटने लगे। ठीक है, तो ये क्रिया के बारे में शब्द बता रहा है। धीरे धीरे किसके बारे में बता रहा है? क्रिया के बारे में बता रहा है। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है? ये हो जा रहा है क्रिया विशेषण। ठीक है, ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण, यानी कि ये हमारा सही ऑप्शन है। लेकिन तब भी हम आगे पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन में आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगे। अब यहाँ पर जीवन से आदर्श, आदर्श क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, तो इस तरीके से ये क्या है? संज्ञा पदबंध है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये संज्ञा पदबंध है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं, प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे। प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों, आइडियलिस्ट जो कौन कौन से लोग होंगे? ये भी संज्ञा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा संज्ञा पदबंध हो गया। तो इस तरीके से ये गलत है। ऑप्शन हमारा क्या है? धीरे धीरे जिसमें लगा है ये ऑप्शन हमारा सही है। तो देखिए सही है, ये देखिए प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन में आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगे। मेन आपको देखना होता है कि अंडरलाइन जो वर्ड है वो किससे संबंधित है, तो आप फटाफट निकाल लेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। रेखांकित पदबंध का भेद है, तो इसमें रेखांकित जो शब्द है वो है सपने देखते रहते हैं। सपने देखते रहते हैं ये क्रिया पदबंध है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिया से संबंधित है। देखते रहना ये क्या है? क्रिया ही तो, वर्ब ही हुआ ना, इस तरीके से। सॉरी। खिड़की के बाहर अब असहाय दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। रेखांकित पदबंध है। अब रेखांकित पदबंध इसमें है क्या? वो है आपका असहाय दोनों कबूतर। अब यहाँ पर कबूतर शब्द जो है ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो जो चीजें संज्ञा होंगी, जैसे पूरा लगा है असहाय दोनों कबूतर, तो मैंने आपसे क्या बोला था? लास्ट वर्ड देखना। तो लास्ट वर्ड है कबूतर, तो उससे हमारा सीधे क्या निकल आया? संज्ञा पदबंध। तो इस तरीके से ये 5 प्रश्न थे पदबंध पर आधारित, जिसमें से आपको सिर्फ 4 करने थे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास क्या है? देखिए, जो हमारा व्याकरण का दूसरा टॉपिक है वो क्या है? रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो इस पर आधारित हमसे पूछे गए हैं 4 प्रश्न, 5 प्रश्न और करने हैं 4। तो शुरू करते हैं। चलिए, अब हमारे पास में पहला प्रश्न आया है। रचना के आधार पे जो 5 क्वेश्चन है उसी में से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपयुक्त सरल वाक्य छाटिए। अब हमको यहाँ पे सरल वाक्य छाटने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या चीजें हैं। पहला है, जो कहोगे उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अब इस वाक्य को क्या आप सरल वाक्य कहोगे? ध्यान से देखना, जो कहोगे उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो जो कहोगे ये एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है। अब जो लगा हुआ है इसलिए व्याधिकरण अव्यय ये मिश्र वाक्य में आ गया, तो ये आपका सरल वाक्य नहीं है। नेक्स्ट आते, नूह ने जब उसकी बात सुनी तो दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। अब क्या है? नूह ने जब उसकी बात सुनी, ये एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये भी एक मिश्र वाक्य है क्योंकि यहाँ पर जब जैसा व्याधिकरण अव्यय लगा है। फिर आते हैं, दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अब यहाँ पर आपको कोई भी 2 सेंटेंस नहीं दिखाई दे रहे, सिंपल एक सेंटेंस है और आपस में जुड़ा हुआ है। दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अब ये पूरा एक है, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि हमारे पास अभी एक नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। मैं उनकी लताड़ सुनता और आंसू बहाने लगता। अब यहाँ क्या था? मैं उनकी लताड़ सुनता, ये एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है आंसू बहाने लगता, और बीच में ये एक अव्यय, जो अव्यय है आपका समुच्चयबोधक समानाधिकरण अव्यय है। ठीक है, तो और ये हो गया हमारा क्या? दोनों स्वतंत्र हैं, तो ये एक संयुक्त सेंटेंस है। तो सही ऑप्शन हमारा 3rd है, ये एक सरल वाक्य होगा। देखिए, ठीक है, दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था, ये एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं,
जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या सामान्य वाक्य। ध्यान से देखिए, पहली बात तो आपको जो रचना के आधार पर वाक्य भेद बताए गए हैं उसमें सामान्य वाक्य जैसा कोई भी सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा क्या चलेगा, ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन फोर्थ वाला हमारा कट गया पहले ही, सिर्फ ये 3 है। चलिए अब देखते हैं। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से, यानी कि ये हमारा पहला सेंटेंस है, तो यानी कि यहाँ पर 2 सेंटेंस मौजूद हैं, तो सरल वाक्य का ऑप्शन कट गया, बचे 2, संयुक्त और मिश्र। अब सिंपल आपको करना क्या, पहला सेंटेंस पढ़िए, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ। जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो इस वाक्य में हमें अधूरापन लग रहा है, यानी कि इसके आगे कोई सेंटेंस है जो बोला नहीं गया है। तो इसको देखकर हमें क्या लग रहा है, पहले वाक्य में अभी अपूर्णता है, इसलिए सीधे सीधे ये किस में चला जाएगा, मिश्रित वाक्य में। ये संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य में हमेशा पहला वाक्य आपका पूर्ण रहता है, जबकि यहाँ पर आपको पहला वाक्य अपूर्ण दिखाई दे रहा है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य होगा। तीसरा आते हैं, चलिए यहाँ पर अब हमारे लिए कॉलम मिलाने का काम आ गया फटाफट। भाई मुझे ये वाला सेक्शन बड़ा अच्छा लगता है। कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। कॉलम 1 में आपके पास वाक्य दिए हैं और कॉलम 2 में आपके पास में वाक्य के जो है वो रूप दिए गए हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। सही वाक्य को सही रूप के साथ हमें मेल कराना है। भाई साहब और मैं कनकौवा लूटने के लिए दौड़ रहे थे, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या है, भाई साहब और मैं, तो ये पूरा एक सेंटेंस है, ध्यान रखना। ये क्या आ रहा है, आपका पूरा एक सेंटेंस आ रहा है, इसमें 2 सेंटेंस नहीं है आपके पास में, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर भाई साहब और मैं के बीच लगाया गया, 2 लोगों के बीच है, 2 सेंटेंस के बीच में नहीं है, इसलिए ये हो गया हमारा सरल वाक्य। दूसरा आते हैं, क्योंकि मुझे और भाई साहब को कनकौवा लूटना था इसलिए हम दौड़ रहे थे। ध्यान दीजिए, पहला सेंटेंस है क्योंकि मुझे और भाई साहब को कनकौवा लूटना था। यहाँ क्योंकि जैसा जो है व्याधिकरण अव्यय लिखा है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि और इसलिए, तो यहाँ पर पहला सेंटेंस में अपूर्णता है क्योंकि लगा हुआ है। क्या, क्योंकि मुझे और भाई साहब को कनकौवा लूटना था, आगे क्या अपूर्णता है ना, तो ये सीधे कहाँ चला गया, मिश्र वाक्य में। तीसरा आ जाते हैं, मुझे कनकौवा लूटना था और भाई साहब मेरे साथ दौड़ रहे थे। पहला सेंटेंस है मुझे कनकौवा लूटना था, दूसरा सेंटेंस है भाई साहब मेरे साथ दौड़ रहे थे। दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं और यहाँ पर और जैसा समानाधिकरण अव्यय लगा हुआ है, तो ये हमारा हो गया संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो पहले का है हमारा दूसरा, तो यहाँ पर देखिए पहले का तीसरा, इसे कट कर देंगे, ऑप्शन में नहीं है। पहले का पहला, ये भी ऑप्शन में नहीं है। पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, तो ये 2 ऑप्शन बचे। दूसरे का है तीसरा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का पहला, गलत, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर तीसरे का है पहला, तीसरे का पहला, तो ऑप्शन हमारा सही है दूसरा वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से आप निकालोगे जैसे मैंने आपको तरीके बताए हैं। तो हमारा सही कौन सा है, ये दूसरा वाला सही था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्रित वाक्य है। अब आपको जो 4 वाक्य दिए गए हैं उसमें मिश्रित वाक्य ढूंढकर निकालना है। क्या दिया है, जैसे ही वे घर से बाहर निकले वैसे ही जोर से धमाका हुआ। बिल्कुल ये हमें मिश्र वाक्य लग रहा है, क्योंकि यहाँ जैसे और वैसे 2 व्याधिकरण अवयवों के साथ यहाँ पर 2 सेंटेंस को जोड़ा गया है। जैसे ही वह घर के बाहर निकले, पहला वाक्य पहले ही हमें अपूर्ण दिखाई दे रहा है, तो ये हमें मिश्र वाक्य लग रहा है। लेकिन तब भी हम ऑप्शन रखते हैं, हम इसको टिक नहीं करेंगे, अभी बाकी हमारे पास और भी ऑप्शन है। वे लोग घर से बाहर निकले और जोर से धमाका हुआ। पहला वाक्य पढ़ो, संपूर्ण है, यानी कि ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। कौन सा हो गया, ये हो गया संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। दूसरा आते हैं, धमाका होते ही घर से बाहर निकले, ये हमारा सरल वाक्य है। क्या है, ये सरल वाक्य है।
नेक्स्ट आते हैं, उनके घर से निकलते ही जोर से धमाका हुआ। ये भी एक सरल वाक्य है, तो सही ऑप्शन हमारा क्या बताना था, मिश्रित वाक्य। तो हमारा पहला वाला सही है, पहला हमारा है मिश्रित वाक्य। ठीक है, चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नंबर 5। शैलेंद्र का दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। रचना के आधार पर इस वाक्य का भेद बताइए। शैलेंद्र का दृढ़ मंतव्य था कि, अब यहां पर आप देख रहे हो कि लगा होने के चक्कर में ये हमारा सीधे सीधे मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आ रहा है। ध्यान दीजिए, शैलेंद्र का दृढ़ मंतव्य था कि, अगर यहां पर सिर्फ जो है वो आपको दे दिया जाता कि सिर्फ शैलेंद्र का मंतव्य था, तो हमारा जो है ये एक संयुक्त वाक्य में आता, लेकिन चूंकि की लगा दिया गया है इसलिए ये मिश्र वाक्य की कैटेगरी में आएगा। चलिए, हमारा ये प्रश्न संख्या 4 भी खत्म हुआ। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 5 पे, जहां पर हमसे पूछे गए हैं, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। अब हमारा जो व्याकरण का थर्ड टॉपिक है वो है समास। उस पर हमसे पूछे गए हैं 5 प्रश्न, देने हैं 4 प्रश्नों के उत्तर। 1 मार्क्स ईच रहेगा, तो हमारे टोटल कितना हो जाएगा, ये 4 मार्क्स का। ठीक है, चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, मार्ग व्यय शब्द समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है। अब देखिए, क्यों कोई भी समास का अगर हमें रूप निकालना है, ठीक है, सपोज हमें पता करना है कि ये कौन सा समास है, तो उसके लिए उस समास का विग्रह बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप मार्ग व्यय निकालोगे तो क्या होगा, मार्ग के लिए व्यय। अगर हम यहाँ पर सीधे सी बात है, कभी भी आपके पास कोई भी समास पूछा जाए, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको उसका रूप निकाला। जैसे यहाँ पर मार्ग व्यय, मार्ग व्यय का जब इसका क्या कहते हैं समास विग्रह करोगे तो क्या बनेगा, मार्ग के लिए व्यय। ठीक है, ये इसका विग्रह हुआ, मार्ग के लिए व्यय। अब यहाँ पर अब कैसे निकालोगे, जब हमने विग्रह किया तो इसमें क्या आ गया हमारे लिए, के लिए। के लिए जो होता है वो किस में लगता है, आप बताओ। के लिए हमारा लगता है तत्पुरुष समास में, क्योंकि तत्पुरुष समास हमारा टोटली कारक बेस्ड होता है। और के लिए हमारा कौन सा कारक है, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो ये हमारा है समास, और के लिए जो कारक होता है, ये किस कारक की पहचान है, ये है संप्रदान का। ठीक है, संप्रदान कारक का ये हमारा है। तो ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास। ये ध्यान रखिए कि हो सकता है तत्पुरुष समास का भेद आपसे ना पूछा जाए, लेकिन इसका रिस्क नहीं लेना है, हमें सारे कारक याद करने हैं, तो इस तरीके से ही हम कर पाएंगे। तो जरा देखें, तत्पुरुष समास है, हमने जिस तरीके से विग्रह किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, महाजन समस्त पद का विग्रह होगा। अब इसमें यहाँ पर ये समस्त पद है यानी कि समास है, हमें इसका सही विग्रह ढूंढना है। महान है जो जन, दूसरा है महा है जो जन, महान का जन या जन की महानता। तो महाजन, तो क्या होगा यहाँ पर इसका सही विग्रह, वो है आपका महान है जो जन। ठीक है, अब ये आप समास बता सकते हो कौन सा है, तुरंत देखो, ये नहीं कि इसमें समास नहीं पूछा गया तो हमें नहीं बताना है। आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पर नहीं पूछा गया लेकिन तब भी बताओ, ताकि आप अपने आप को चेक कर सको कि हमें समास अच्छे से आया कि नहीं आया। तो उसके लिए जैसे ये महान है जो जन, ये किसका होगी, सीधी सी बात है, ये कर्मधारय समास में जन की विशेषता बता रहा है कि वो महान है। जन है संज्ञा, और एक है आपका, एक हो गया विशेष, दूसरा हो गया विशेषण। तो जहां पर आपका पूर्व पद जो है वो विशेषण हो और उत्तर पद आपका विशेष हो, वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर महान है जो जन, वो महाजन का सही विग्रह है, और ये समास है आपका कर्मधारय समास।
नेक्स्ट आ गए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब देखिए हमारे पास 4 युग्म दिए गए हैं, इसमें से जो सही है, उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है, यानी कि हमारे सामने जो दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। जहां पर आपका पहला आ रहा है पराधीन। पराधीन का मतलब होता है दूसरों के अधीन। पराधीन का विग्रह करिए आप, क्या होगा, यहां पर इसका विग्रह होगा दूसरों के अधीन। ठीक है, लिखिए इसको, ताकि हम आपको समझा रहे हैं, आपको देखना होगा ना, यहां पर होगा दूसरों के अधीन। तो यहां पर क्या आ रहा है, के आ रहा है। ठीक है, का, की, के कौन से तत्पुरुष का होता है, कौन सा तत्पुरुष, कौन सा कारक होता है, आप मुझे बताइए, संबंध कारक। तो यहां पर अगर पराधीन के आगे तत्पुरुष लगा है तो ये सही है। ठीक है, तो यानी कि ये है आपका संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं महात्मा। महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा। महात्मा का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या है, महान है जो आत्मा। ठीक है, ये आ रहा है। अब यहां पर ऑप्शन दिया है अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद या तो अव्यय होगा, या तो उपसर्ग होगा, या पुनरुक्ति होगा, तीनों में से कुछ भी नहीं है। महान है जो जन के कारण महात्मा होता है कर्मधारय समास, यानी कि ये गलत है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं नीलकंठ। नीलकंठ का अगर हम विग्रह करेंगे तो नीला है जिसका कंठ। ठीक है, नीला है जिसका कंठ। फिर अर्थात कौन है जिसका कंठ नीला होता है, अर्थात शिव। ठीक है, तो जहां पर आपके जो सामने दोनों ही पद हैं वो गौड़ हो जाएं, और जो तीसरा पद बन रहा है अर्थात शिव, उसकी प्रधानता हो, वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। तो ये एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं सज्जन। सज्जन में है द्विगु समास। सज्जन का क्या होगा, सत है जो जन, क्या है, सत है जो जन। तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। सामने लिखा है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तो यहां पर सुमेलित कौन सा है, पहला और तीसरा, ये दोनों सही हैं। अब देखिए कहां पर पहला और तीसरा, ये रहा यहां पर, वो पहला दूसरा है, पहला चौथा, तो यहां पर सही है पहला और तीसरा, ये आपका सेकंड वाला सही होगा। चलिए चेक करें एक बार, सही है हमारा, ये देखिए पहला और तीसरा हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4, यथाशक्ति। शब्द के लिए सही समास विग्रह और समास का चयन कीजिए। जो यथाशक्ति है, इसमें आप अगर पहला पद देखो तो क्या निकल रहा है, पहला पद निकल रहा है अव्यय। क्या निकल रहा है, अव्यय। तो जिसमें पूर्व पद आपका अव्यय हो, वो कहां, वहां पर क्या होता है, अव्यय भाव समास। कौन सा समास होता है, अव्यय भाव समास। तो यहां पर अव्यय भाव समास है। और यथा के लिए हम हमेशा अनुसार शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर यथा और शक्ति द्वंद्व समास गलत है, यथा की शक्ति गलत है, यह शक्ति के अनुसार अव्यय भाव समास ये हमारा एकदम सही है, क्योंकि यहां पर ये जो यथा शब्द है ये पूर्व पद अव्यय है, इसलिए यहां पर होगा अव्यय भाव समास। यथार्थ शक्ति का धनी अर्थात व्यक्ति विशेष बहुव्रीहि, ये गलत है। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा है, थर्ड वाला, शक्ति के अनुसार अव्यय भाव समास। ठीक, नंबर 5 आते हैं तिरंगा। तिरंगा का समास विग्रह एवं भेद होगा। अब तिरंगा में पूर्व पद त्रि आ रहा है। ठीक है, पहला पूर्व पद क्या आ रहा है, त्रि आ रहा है, तीन संख्या, तो इसके हिसाब से तो द्विगु होना चाहिए। तो क्या सही है, नहीं सही है, क्योंकि तिरंगा जो है वो हमारे देश के ध्वज की तरफ इंगित करता है। पहला पद यहाँ पर संख्यावाची होने के बावजूद यहाँ पर दोनों पद गौड़ हैं। तिरंगा का मतलब होता है 3 रंगों वाला। ठीक है, अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, समझ में आया, इसलिए यहाँ पर होगा ये बहुव्रीहि समास। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी
कई समासों में आती है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, कोई भी आप समास ले लो, जैसे कि हम आपको बोलते हैं पीतांबर, तो पीतांबर का जो है वो कर्मधारय में भी आएगा और बहुव्रीहि में भी आएगा। जैसे कैसे, यानी कि पीला है जो अंबर, ठीक है, वो आएगा आपका कर्मधारय में। लेकिन अगर हम पीतांबर बहुव्रीहि में अगर उसका विग्रह देखें तो होगा क्या कहते हैं, पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात विष्णु, तो वो बहुव्रीहि में चला जाएगा। लेकिन जहां यहां हम ऑप्शन देख रहे हैं, अगर आप ये देखो 3 रंग, तो दिगु समाज आ तो रहा है आपका, लेकिन यहां हम इसको नहीं दे सकते हैं क्योंकि सही ऑप्शन है 3 रंगों वाला। तिरंगा का मतलब होता है 3 रंगों वाला, अर्थात भारत का राष्ट्रध्वज बहुव्रीहि समास, ये आपका चौथा यहां पर सही होगा। चलिए, समास आधारित हमारे जो 5 थे वो हमने 5 कर लिए, आपको 4 करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब प्रश्न संख्या 6 में हमारे व्याकरण का लास्ट टॉपिक है मुहावरे, उस पर आधारित 6 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। देखिए, चलिए पहला क्या है, मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन करिए। जहां पर मुहावरा और उसका अर्थ दोनों सही है वो सही बताना है। तूती बोलना, मुसीबत में फंसना। दूध की मक्खी, अनुपयोगी। लोहा मानना, कठिन काम करना। टूट पड़ना, काम शुरू करना। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं उसमें जो सही ऑप्शन है वो है दूध की मक्खी, अनुपयोगी। ये एकदम सही सुमेल में है, जबकि तूती बोलना, लोहा मानना और टूट पड़ना, ये तीनों ही के जो अर्थ दिए गए हैं मुहावरे के, ये गलत है। नेक्स्ट आते हैं, गहरी नींद से जाग जाना यानी होश आना के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। होश आना, इसके लिए हम अगर कोई मुहावरा इस्तेमाल करना चाहेंगे तो कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं, सुध बुध खोना, अलख जगाना, दिमाग होना, तंद्रा भंग होना। तो इसके लिए अगर हम सही मुहावरा देखें तो वो मुहावरा है तंद्रा भंग होना। तंद्रा का मतलब होता है डीप स्लीप, एकदम, जिसको हम लोग बोलते हैं, मुहावरा अगर दूसरा ले लें तो बोलते हैं घोड़े बेच के सोना, ठीक है ना। तो यहाँ पर होश में आना अर्थात तंद्रा भंग होना, ये सही मुहावरा होगा। नेक्स्ट आते हैं, आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ होगा। आड़े हाथों लेना, घमंड करना, विरोध करना, खिंचाई करना या बेराह चलना। आड़े हाथों लेने का तात्पर्य जो हम अगर अर्थ निकाले तो वो होता है खिंचाई करना, यानी कि कोई ऐसा काम कर रहा है जिसका मतलब हमें ये लगता है कि नहीं ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, अब इसको मैं आड़े हाथों ले ही लेता हूं, अर्थात अब इसकी मैं खिंचाई करता हूं। प्रश्न संख्या 4 है, रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित होगा? रेखांकित शब्द में क्या है पहले हम देखें तो, मित्र है या शत्रु, जहां भी जाता हूं वहीं मेरे लिए सामने बाधा उत्पन्न कर देता है। तो यहां पर जो अंडरलाइन वर्ड है आपके लिए वो है बाधा उत्पन्न करना। कौन सा है? बाधा उत्पन्न कर देना, ये हमारे पास में अंडरलाइन वर्ड है। क्या दिया है? मजा चखवाना, दीवार खड़ी करना, हावी होना या राह से राह ना सूझना। तो यहाँ पर बाधा खड़ा करने का तात्पर्य जो अगर उसके लिए मुहावरा इस्तेमाल करेंगे तो वो है दीवार खड़ी करना। कौन सा सही आएगा? दीवार खड़ी करना, ये हमारा सही मुहावरा आएगा। नंबर 5 है, सेठ दीनदयाल अपने क्षेत्र के जाने माने व्यापारी हैं। डैश के द्वारा ही उनकी गिनती चुने हुए धनवानों में होती है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब हमें जो रिक्त स्थान है उसके लिए हमें सही मुहावरा चुनना है। क्या है? सातवें आसमान पर होना, नतमस्तक होना, हवा में उड़ना या 2 से 4 बनाने के गणित। तो देखिए क्या है, सेठ दीनदयाल अपने क्षेत्र के जाने माने व्यापारी हैं। 2 से 4 बनाने के गणित के द्वारा ही उनकी गिनती चुने हुए धनवानों में होती है। तो यानी कि वो 2 से उन्होंने जिस तरीके से 4 बनाया है इसीलिए वो जल्दी धनवान हो गए और इतने जो है धनवान लोग हैं उनमें उनकी गिनती होती है। प्रश्न संख्या 6 है, परेशानी देखकर घबरा जाना।
अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा, यानी कि हमने परेशानी देखी और हमारे हाथ पैर फूल गए, तो इसके लिए हम मुहावरा कौन सा इस्तेमाल करेंगे? हाथ पांव फूल जाना, प्राण ले लेना, सिर फिरना या ठंडा पड़ना। तो यहाँ पर परेशानी देखकर घबरा जाने के लिए मुहावरा है हाथ पांव फूल जाना, यानी कि देखकर चीज़ें घबरा जाना। कोई भी चीज़ें, कोई भी सिचुएशन से कुछ है तो क्या हुआ, हमारे देख के हाथ पैर फूल गए, अर्थात हम उस परिस्थिति से घबरा गए हैं। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न के साथ टोटली व्याकरण सेक्शन खत्म हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो पहला सेक्शन हमारा था अपठित बोध, जिसमें 2 पद्यांश थे आपके पास में 5-5 नंबर के, तो 10 नंबर का आपका अपठित बोध हो गया। 4 क्वेश्चंस थे हमारे, प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6, जिसमें 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन हमें दिए गए थे, तो टोटल हो गए 16 मार्क्स। ठीक है, तो व्याकरण सेक्शन हमारा आ रहा है 16 मार्क्स का, अपठित बोध आ गया हमारा 10 मार्क्स का। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक पर। बुक है हमारी स्पर्श। स्पर्श बुक जो है उसी से हमसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि जो हमारी दूसरी बुक है संचयन, उससे हमारे वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे खाली। तो अभी हम चल रहे हैं अपनी स्पर्श बुक में और आ गए हैं उसके काव्य खंड पे। तो काव्य खंड के जितने भी चैप्टर हैं उनमें से एक चैप्टर से एक काव्यांश निकाल के आपके सामने रखा जाएगा। उस काव्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है, उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, टोटल हो गए 5 मार्क्स के। ठीक है, तो ये हमारा कितना, स्पर्श बुक के काव्य खंड से जो हमारा काव्यांश आएगा उस पे 5 प्रश्न है, 5 नंबर का। तो पहले काव्यांश पढ़ लें। दिया है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का न हमने झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आप सभी को पता है कि भारत चीन युद्ध जो हुआ था उस पर आधारित ये गीत लिखा गया था, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये हमने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है और इसका मतलब भी अच्छे से पता है, लेकिन तब भी एक रफली मैं आपको बता देती हूँ। सांस थमती और नब्ज जमती का मतलब है कि जो सैनिक इसे गा रहा है वो अब मृत्यु के करीब है। सांस थम रही है यानी कि रुक रही है, और नब्ज भी जो चल रही है वो भी रुक रही है। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, मतलब हम इतना घायल हो गए हैं लेकिन तब भी दुश्मनों की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय को ना हमने झुकने दिया, अर्थात युद्ध करते हुए हमारे सर कट गए, अर्थात हमारी जान चल गई, लेकिन हमने अपने सर हिमालय का यानी कि अपने देश का जो गौरव है उसको झुकने नहीं दिया। इस चीज का हमें गर्व है। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी कि हमारी जान चली गई लेकिन तब भी हमने जो है वो अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा। अब हम जा रहे हैं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अर्थात जैसे हमने अपने वतन की रक्षा करी अब तुमको वो वतन उसी तरीके से संभालना है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, यानी कि इस देश में हम हमेशा बड़ी खुशहाली से रहे लेकिन अपने देश के लिए मर मिटने के मौके बहुत कम मिलते हैं और ये उन्हीं मौकों में से है। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून से नहाती नहीं, यानी कि जवान कहते हैं ना, जवानों के अंदर जो है वो जोश बहुत होता है, ऐसी जवानी जो अपने आप को इश्क में और हुस्न में फिदा कर दे, ऐसी जवानी बेकार है। जवानी वो अच्छी है जो कुछ कर गुजरे, अर्थात जैसे हमने खून में नहाते हुए अपने देश की रखवाली करी है, ऐसी ही जवानी जो है वो जिंदा रहती है सालों दर साल। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज दुल्हन बनी है, दुल्हन जो है वो लाल जोड़ा पहनती है, लाल चूड़ी पहनती है, माथे पर लाल बिंदी और मांग में लाल सिंदूर भरती है। तो ये जो प्रतीकात्मक तौर पे उन्होंने दुल्हन का रूप रखा है, अर्थात इस धरती को हमने अपने खून से नहला दिया है। आज ये पूरी धरती लाल पड़ी है जैसे कि वो दुल्हन बनी हो। हम तो जा रहे हैं, अब तुम्हें इस वतन को संभालना है। तो ये पूरी कविता थी जिसका अर्थ मैंने आपको बता दिया।
अब इस पर आधारित हमारे पास 5 प्रश्न हैं। पहला है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया का अर्थ क्या है? ये जो एक पंक्ति दी गई है इसका तात्पर्य क्या है? हिमालय को सजाना, हिमालय की हिफाजत करना, भारत के गौरव को बनाए रखना, भारत का गुणगान करना। जैसे मैंने भी एक्सप्लेन करते ही आपको बताया कि हिमालय जो है वो भारत का ताज कहा जाता है, हिंदुस्तान का ताज कहा जाता है। और जो आक्रमणकारी चीन के आए थे वो हिमालय की तरफ से ही आए थे, हम सभी को पता है। तो हमने उस पर जो है दुश्मनों के पैरों को टिकने नहीं दिया, अर्थात जो भारत है उसकी जो मर्यादा है, मान मर्यादा है, उसको बनाए रखा, अर्थात उसके गौरव को बनाए रखना। इसीलिए सही ऑप्शन है, भारत के गौरव को बनाए रखने का अर्थ है सर हिमालय का ना हमने झुकने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि द्वारा साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया गया? बेसिकली के लिए किया गया, किन के लिए किया गया है? कवियों के लिए, शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए या देशवासियों के लिए? तो बेसिकली जो ये गाना गा रहा है वो एक गाना गा रहा है सैनिक, लेकिन यहाँ पर देश का गौरव बनाए रखना, देश के लिए जान न्यौछावर कर देना सिर्फ सैनिकों का काम नहीं होता। तो यहाँ पर जो सैनिक अपने साथियों के लिए संबोधित कर रहा है वो संपूर्ण देशवासियों के लिए ये बात बोल रहा है, सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं बोल रहा है, संपूर्ण देशवासियों के लिए बोल रहा है कि आप सभी को अब अपने देश को मैं आपके हवाले सौंप के जा रहा हूं। इसके मान, मर्यादा, गौरव, इसकी रक्षा सब कुछ अब आपको करनी है। प्रश्न संख्या 3 है, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, कवि ने ऐसा कहा है क्योंकि? अब ये पंक्ति का तात्पर्य क्या है, क्यों कहा उन्होंने? सैनिक धरती को दुल्हन की तरह सजा हुआ देखकर प्रसन्न हो गए हैं। दूसरा, सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु जोश और साहस से युद्ध किया है। तीसरा, देशवासियों को बार बार पुकार कर सैनिकों ने उनमें देशभक्ति का भाव जगाया है। चौथा, सैनिकों ने कभी भी टेढ़ेपन से बातचीत नहीं की, देश रक्षा ही एकमात्र उद्देश्य रहा है। तो यहाँ पर मरते मरते रहा बाकपन साथियों, इसका तात्पर्य है कि सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु जोश और साहस से युद्ध किया है, अर्थात हमने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा दी, अब आपके हवाले हम करके जा रहे हैं। यानी कि जब तक हम जिंदा रहे हमने उसकी रक्षा भी करी, पूरे जोश और साहस के साथ हमने युद्ध किया है। प्रश्न संख्या 4 है, जान देने की रुत रोज आती नहीं का भाव क्या है? अब उन्होंने जो ये बात बोली है, जान देने की रुत रोज आती नहीं, इसका तात्पर्य क्या है? सैनिकों के हृदय में जीवित रहने की इच्छा नहीं है, यानी कि वो अब जिंदा नहीं रहना चाहते, इसलिए कह रहे हैं जीवित रहने का समय आनंददायक होना चाहिए। नेक्स्ट, आत्म बलिदान द्वारा भी देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। नेक्स्ट है, जीवन और मरण सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। अब जान देने की रुत रोज आती नहीं, इसका तात्पर्य है आत्म बलिदान द्वारा देश की रक्षा के लिए तत्पर है, यानी कि हमें अपने आप को भी मिटाकर अगर देश की रक्षा करनी पड़ती है तो भी हम ये रक्षा करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, इस काव्यांश का संदेश यह है कि हमें, अब ये जो पूरा काव्यांश हमने पढ़ा है, इस काव्यांश के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया जा रहा है? हुस्न और इश्क को रुस्वा करना चाहिए। दूसरा है, देश को दूसरों के हवाले कर देना चाहिए। तीसरा है, धरती को दुल्हन की तरह सजाना चाहिए। चौथा है, देश पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अब ये जो पूरा हमने काव्यांश पढ़ा, इसमें देखा कि एक सैनिक जो है मरते हुए प्रोत्साहित कर रहा है कि जैसे मैंने अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, वैसे ही वो अपने देशवासियों को उसके लिए जो है उत्साहित कर रहा है। तो इसका सही आंसर है, देश पर कुर्बान होने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बॉर्डर पे जाके ही होगा, देश के अंदर भी ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको करके हम देश के लिए कुर्बान हो सकते हैं। तो इस पूरे काव्यांश का यही संदेश है। तो देखा, स्पर्श बुक से जो काव्य खंड था उससे हमारे पास एक काव्यांश आया और हमने ये पूरा काव्यांश कर लिया। तो 5 मार्क्स का था, हमने 5 कर लिए। अब नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब जो हमारी स्पर्श बुक है उसके जो काव्य खंड है, काव्य खंड में जितने भी अध्याय हैं उनमें से सिर्फ 2 प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे, बहुविकल्पीय 2 प्रश्न, और उन दोनों के ही उत्तर आपको देने हैं।
ठीक है, और ये 1 मार्क्स ईच रहेगा तो 2 मार्क्स का हमारा यहाँ पर हो जाएगा। देखिए क्या है, पहला है तोप के अतीत और वर्तमान का वर्णन करने के उपरांत कवि ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि अब तोप जो पास्ट में थी, यानी कि जब अंग्रेजों ने उसे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको मारने के लिए रखा था, तब वो बहुत शक्तिशाली थी। वर्तमान में क्या है, उसके अंदर चिड़िया खेल रही है, उसके ऊपर बच्चे कूद रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही, तो उन्होंने अतीत और वर्तमान दोनों बता दिया। इसके उपरांत कवि ने एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है। वो संदेश क्या है? स्थिति सदैव एक जैसी नहीं रहती है। दूसरा, गौरैया जैसे पक्षी भी खेलते हैं। तीसरा, कंपनी बाग में भी सजावट की गई है। चौथा, तो बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छुड़ा देती है। तो इस पूरी कविता में के बाद उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि चाहे जितना शक्तिशाली व्यक्ति हो, एक समय ऐसा आता है कि उसके पास शक्तियां नहीं रहती, जैसे कि तोप, अर्थात एक जैसी स्थिति कभी नहीं रहती है। स्थिति हमेशा हमेशा बदलती रहती। आज अगर किसी के पास बहुत सारा धन दौलत है तो जरूरी नहीं कि वो उसके पास कल भी रहे। तो एक डाउनफॉल सबके साथ आता है। अगर एक बहुत राइज अप है तो डाउनफॉल भी आएगा, अगर कोई दुखी है तो वो खुशी सुखी भी होगा। तो स्थितियां बदलती रहती हैं, ये उन्होंने बताने की कोशिश करी है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन चुनिए। हमारे पास 4 कथन दिए गए हैं और इन चारों में से हमको सही वाक्य ढूंढना है। क्या है? पशु प्रवृत्ति को बनाए रखना ही सुमृत्यु है, यानी कि हम पशुओं जैसा जो है बिहेव करें तो जब उसके बाद जब हम मरेंगे तो वो सुमृत्यु कहलाएगी। दूसरा, सच्ची मनुष्यता ही सुमृत्यु के समान है, यानी कि अगर हम मनुष्यता सच्ची रखते हैं तो वो सुमृत्यु, सुमृत्यु का मतलब होता है अच्छी मृत्यु। सुमृत्यु वही है जिसमें व्यक्ति को कष्ट ना हो। चौथा, सुमृत्यु वही है जिसे मरने के बाद भी लोग याद करें। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, सुमृत्यु वही है जिसे मरने के बाद भी लोग याद करें। विचार लो कि मृत्यु हो, कि मृत्यु से डरो नहीं। वही मनुष्य है जो मनुष्य की तरह जिया। अर्थात हम मनुष्य की योनि में आए हैं तो हमें मनुष्यता करनी है, अर्थात ऐसे कर्म करने हैं, ऐसे कार्य करने हैं कि मरने के बाद भी हजारों सालों तक लोग मुझे याद करते रहें। तो ऐसे कर्म ही जो है, ऐसी मृत्यु हुई सुमृत्यु कहलाती है। चलिए, अब ये काव्य खंड वाला सेक्शन हमारा खत्म हो गया। तो काव्य खंड से बहुविकल्पीय में हमारे पास 7 नंबर के क्वेश्चन आए। 5 नंबर हमारा गद्यांश में रहा, 2 नंबर अलग रहे। अब इसी तरीके से गद्य खंड में भी रहेगा। 5 हमारा जो है वो पद्यांश में आएगा और 2 हमारे सिंपल अलग क्वेश्चंस आएंगे गद्य खंड के, जैसे अभी काव्य खंड में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अब हमारे सामने एक पठित गद्यांश आएगा हमारे पूरे गद्य खंड से, उसको पढ़ना है। उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए और 5 हमें करने हैं। 1 मार्क्स ईच रहेगा। देखिए क्या है, क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती 2 टुकड़ों में बंटने लगी। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। दीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। तातारा तातारा तातारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। तातारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। दीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, दीप 2 टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ तातारा और दूसरी तरफ वामीरो। तो जिस तरीके से पशु मेले में तातारा को वामीरो को रोते हुए देख उसकी माँ ने तातारा को बहुत कुछ सुनाया, जिससे कि तातारा बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि वो उस समय असहाय था। ना वो वामीरो को चुप करा पा रहा था और ना ही उसकी माँ को
कुछ भी उत्तर दे पा रहा था, जिससे अपने असहायपन में वो इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि उसने अपनी उस लकड़ी की तलवार में ना जाने कौन सी शक्ति घोंपकर उस अंडमान द्वीप के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये पूरी एक जो है दंत कथा है, उस दंत कथा पर आधारित ये चैप्टर था हमारा तातारा वामीरो का, हमने पढ़ा हुआ है। तो उसी पर आधारित अब उसी का एक गद्यांश दिया गया, हमने पढ़ा। अब इसी पे आधारित 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, लोगों का सहम जाना किस बात का परिचय है? उसमें क्या है ना, लोग उसको देखकर सहम गए, तो इसका तात्पर्य क्या था? भय, करुणा, क्रोध या प्रसन्नता? जाहिर सी बात है, देखकर डर गए हैं, सहम गए, तो इसका तात्पर्य है कि वे सभी भयाकुल थे। उसमें एक दिया ना कि सभी लोग क्या थे? भयाकुल थे, यानी कि डरे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तातारा को कोई राह ना सूझने के कारणों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। उसे कोई राह नहीं सूझी, तो इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए, उन्हें देखना है। देखिए, आत्मसमर्पण का भाव, वामीरों से अत्यधिक प्रेम, तलवार की दैवीय शक्ति, गांव वालों के प्रति रोष। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि वो जो उसको जो है ना कोई राह नहीं सूझ रही थी, इसका 2 कारण थे। एक थे वामीरों से वो अत्यधिक प्रेम करता था, और दूसरा गांव वालों के प्रति उसे रोष था। यानी कि जो उनके यहाँ जो रीति परंपरा प्रचलित थी कि एक गांव का जो व्यक्ति है वो दूसरे गांव में विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता, इसी वजह से ये दोनों मिल नहीं पा रहे थे, इस चीज का रोष था उसे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन अगर हम देख रहे हैं तो वो 2nd और 4th है। ठीक है, तो वो हमने टिक मार्क कर दिया, 2nd और 4th। 2nd है वामीरों से अत्यधिक प्रेम करता था, 4था था गांव वालों के प्रति रोष, यानी गांव वालों के प्रति उसे बहुत गुस्सा था जो उन्होंने ऐसी एक परंपरा बनाई थी और उसे फॉलो कर रहे थे वो लोग। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित कथन कारण को पढ़कर उचित विकल्प का चयन करना है। हमारे सामने एक कथन है, एक कारण है, उसे ठीक से पढ़ना है और नीचे दिए गए ऑप्शंस को देखना है। चलिए देखें, लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी, तो ये कथन है। दूसरा कारण देखते हैं, ग्रामवासियों ने यह कदापि ना सोचा था कि तातारा की प्रक्रिया इतनी विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। तो हमें ये लग रहा है जो कथन दिया गया है कारण उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं, कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है, नहीं। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, ये भी नहीं। कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है, नहीं। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन चाहिए, यानी कि जो कथन दिया गया है कारण आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है। ग्रामवासियों ने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसी कोई भयानक घटना घट सकती है। प्रश्न संख्या 4 है, तातारा और वामीलो अलग कैसे हुए? किस तरीके से अलग हुए? अपमान के डर से, गांव वालों के दबाव से, पशु मेले की भीड़ के कारण, या भूमि के 2 भागों में कटने से। अगर हम गद्यांश के हिसाब से चलें तो उसका सही ऑप्शन है भूमि जो है वो 2 भागों में कट गई थी, क्योंकि जब उसने गुस्से से उस तलवार को खींचना शुरू किया तो भूमि 2 हिस्से में, एक हिस्से में वामीरो थी और दूसरे हिस्से में तातारा था, जिसकी वजह से दोनों अलग अलग हो गए थे। प्रश्न संख्या 5 है, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विचार मेल खाता है? आपने गद्यांश तो पढ़ा है, अब यहाँ कुछ विचार रखे गए हैं, कुछ महान व्यक्तियों के विचार, जैसे आप देख रहे हैं सुकरात, प्रेमचंद, शेख सादी और तिरुवल्लुवर। तो यहाँ पर आपको सही वो निकालना है, कौन किसका कथन सही बैठ रहा है इस गद्यांश में। पहला है, जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने वश में कर लेता है वह दूसरों के क्रोध से स्वमेव बच जाता है। ये जो बोला है ये बोला सुकरात ने। दूसरा है, क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरों का दिल दुखाना चाहता है। ये किसने कही? प्रेमचंद ने। तीसरा है, वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता, शेख सादी। चौथा है, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध एवं कठोर वचन, इन चारों से सदा बचते रहना ही वस्तुतः धर्म है, ये है तिरुवल्लुवर। तो अब इसमें जो हमने गद्यांश पढ़ा इसमें क्या था, तातारा बहुत गुस्से में था, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है।
अब उसने गुस्से को निकालने के लिए सिंपल एक तरीका सोचा कि मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे यहां मौजूद सभी लोग दुखी हो जाएं। तो यहां पर उसने अपने गुस्से के कारण दूसरों को दुखी करना ही चाहा। तो इसके हिसाब से प्रेमचंद का जो वक्तव्य है वो एकदम सही बैठता है। क्या? क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरों का दिल दुखाना चाहता है। ये गद्यांश के हिसाब से एकदम सटीक जो है वो वक्तव्य बैठता है। यहां पर अब गद्यांश आधारित जो 5 प्रश्न थे खत्म हो गए। अब हम आ जाते हैं हमारे गद्य खंड आधारित ही अब हमसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स ईच रहेगा और दोनों ही हमें करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य डायरी का एक पन्ना से मेल खाते हैं? अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। डायरी का एक पन्ना याद है ना आपको, जो चैप्टर था स्वतंत्रता से पहले ही स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कलकत्ता में जो संघर्ष हुआ था उसके ऊपर था, एक दिन की पूरी कहानी लिखी गई थी। तो उसी चैप्टर पर हमारे सामने 4 वक्तव्य दिए गए, इनमें से आपको सही वक्तव्य ढूंढकर निकालना है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखें तो पुरानी सभ्यता के बारे में ज्यादा किस्से कहानियां सुनने को मिलते हैं। दूसरा है एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो वह कुछ भी कर सकता है। तीसरा, यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की याद दिलाता है और देशभक्ति का भाव भरता है। उसके बाद में चौथा है 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो डायरी का एक पन्ना जो था वो हमें 3 वक्तव्य इसमें याद दिला रहे हैं। पहला, एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो वह कुछ भी कर सकता है। उस दिन उन्हें मॉन्यूमेंट पे झंडा फहराना था, उसके नीचे शपथ करनी थी। तो सब लोग जब कृत संकल्प हो गए तो कितने लाठी चार्ज हुए, कितना सब कुछ किया, लेकिन उन लोगों ने वहां पर झंडा भी फहराया और शपथ भी ली। तो ये तीसरा सही है। दूसरा, ये पाठ हमारे क्रांतिकारियों की याद तो दिलाता ही है। और चौथा जो है वो है 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। जबकि ये जो कहानी हमने इस चैप्टर में पढ़ी है ये 26 जनवरी 1931 की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों वक्तव्य सही हैं, तो लास्ट ऑप्शन हमारा सही होता है। दूसरा प्रश्न है, ग्वालियर से मुंबई के बीच लेखक ने एक बदलाव महसूस किया। मतलब क्या है, वो अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले, जो चैप्टर था ना उससे ये प्रश्न है। तो उसमें क्या दिया गया था कि लेखक जब ग्वालियर से मुंबई जा रहा था तो बीच में उसने बहुत से बदलाव देखे। इस वक्तव्य का मतलब क्या था? बस्ती ने जंगल का रूप ले लिया था, जंगल ने बस्ती का रूप लिया था, वर्सोवा नाम का शहर बस गया था, पशु पक्षी जंगलों को छोड़कर चले गए थे। क्या हुआ था, जब वो ग्वालियर से मुंबई जा रहे थे तो उन्होंने देखा था कि जंगल का बहुत सारा एरिया रिहायशी इलाकों में तब्दील हो चुका था, यानी कि जंगल कम हो चुके थे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है जंगल ने बस्ती का रूप ले लिया था। अब यहाँ पर यानी प्रश्न संख्या 10 तक हमारा बहुविकल्पीय सेक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। बहुविकल्पीय आधारित फिर से मैं रिवाइज करा रही हूं आपको। अपठित बोध पर हमारे पास 2 प्रश्न आए और दोनों मिलाकर हमारे पास 10 मार्क्स का। व्याकरण आधारित 4 प्रश्न आए जो रहे हमारे 16 मार्क्स के। हमारी जो हिंदी की बुक है स्पर्श, उसके काव्य खंड पर आधारित हमारे पास में 2 प्रश्न आए जो रहे 7 मार्क्स के। उसके बाद में स्पर्श बुक के गद्य खंड आधारित 2 प्रश्न आए जो रहे 7 मार्क्स के। टोटल मिलाकर हो गए 40 मार्क्स, यानी कि आ सेक्शन हमारा 40 मार्क्स का रहा। अब हम बा सेक्शन में आ रहे हैं जो हमारा 40 मार्क्स का रहेगा, लेकिन इसमें भी 2 चीजें हैं। पहली हमारी जो बुक रहेगी वो है स्पर्श पर आधारित वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, दूसरी बुक संचयन पर आधारित वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, और तीसरा सेक्शन रहेगा हमारा लेखन कार्य का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हम पॉइंट्स पे आपको बताएंगे, जैसा कि सीबीएसई ने हमको इशू करके दिया है कि जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो किन किन पॉइंट्स पे उन्हें डिस्क्राइब आप करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर प्रश्न संख्या 11 से हमारा शुरू हो रहा है बाखंड, यानी कि टोटल वर्णनात्मक प्रश्न है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने हैं। अब हमारे पास जो आ रहा है प्रश्न, उसमें आपके सामने
3 प्रश्न दिए गए हैं, सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। याद रखिएगा वर्ड लिमिट, ये मैंडेटरी है, ध्यान रखना, आपको करना ही करना, हर हार में फॉलो है। 60 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, 60 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि मैम हम 60 वर्ड क्या बैठ के काउंट करेंगे? बिल्कुल आप बैठ के नहीं काउंट करोगे। हर बच्चे का अपना अलग अलग लिखने का तरीका होता है, अपनी अपनी हैंडराइटिंग होती है। जब आप आंसर लिखना शुरू करना ना, तो सिंपल एक लाइन लिखोगे और एक लाइन लिखने के बाद उसमें के वर्ड्स काउंट कर लेना। अब वर्ड काउंट करने का भी एक तरीका होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। तो इसमें निम्नलिखित प्रश्नों, किन्हीं, उत्तर, लगभग शब्दों, ये सिर्फ आपके शब्द हैं। जो कारक लगे हैं या रिपीटेड जो शब्द हैं वो काउंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप जब एक लाइन लिखो उसमें काउंट कर लो, आपके 5 से 6 वर्ड्स एक लाइन में आएंगे, उसी के हिसाब से आप बाकी का क्वेश्चन पूरा लिख लेना, ठीक है। कितने लाइन में लिखना है, क्या लिखना है, काउंट करना आपके लिए आसान है। अगर मान लीजिए एक लाइन में आपके पास 5 भी आ रहे हैं तो आपको पता है 60 वर्ड कितनी देर में हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर जो 2 प्रश्न दिए गए हैं उनमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको 60 में और दूसरे प्रश्न का उत्तर 60 में देना है। 3 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न हमारा रहेगा कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। तो टोटल ये हो जाएंगे 6। यहां पर क्या दिया गया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, परिवार के अनुभवी जनों द्वारा दी गई सीख भविष्य निर्माण में सहायक सिद्ध होती है। आपके द्वारा स्पर्श पाठ पुस्तक में पढ़े गए पाठ के माध्यम से भी यह ज्ञात होता है। कहानी के पात्रों के माध्यम से कथन को सिद्ध कीजिए। अब ये जो पात्र होता है, इन्होंने क्या बोला, जो अनुभवी जन होते हैं। अब ये हमारा चैप्टर था बड़े भाई साहब, जहां पर हमारे लेखक जो हैं वो अपने बड़े भाई साहब के साथ जो है वहां पर थे और उनके साथ रहते थे, उनके अनुभवों के बारे में उन्होंने बात भी करी थी। तो ये चैप्टर उसी में। अब इस चैप्टर से जो ये प्रश्न पूछा गया है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है 3 पॉइंट्स। पहली बात, जो पात्र रहेंगे वो है कहानी के रहे बड़े भाई साहब। पात्र रहेंगे बड़े भाई, क्योंकि बड़े भाई उसमें अनुभवी थे तो उन्हें आप मेंशन करोगे। शिक्षार्थी अपनी मतानुसार लिखे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या दिया गया है कि परिवार के अनुभवी जन, आपको यहाँ पर बड़े भाई साहब में बताना है कि ये हमारी स्पर्श पाठ्य पुस्तक बड़े भाई साहब से लिया गया है, जिसमें पात्र हैं बड़े भाई, जो माना कि अपने छोटे भाई से पढ़ने में इतने ज़्यादा हुनरमंद नहीं थे, लेकिन अनुभवों का पिटारा उनके पास छोटे भाई से कहीं अधिक था, है ना। इस तरीके से आप लिखोगे इसमें। तो वही उन्होंने बताया है ना कि भविष्य निर्माण में सहायक होते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, एक्सपीरियंस, बड़े लोगों का एक्सपीरियंस भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो ये आप यहां पर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न आ गया हमारे पास। अब देखिए, पाठ्यक्रम में पढ़ी एकांकी द्वारा सिद्ध कीजिए कि मुट्ठी भर आदमी भी बड़ी फौज पर काबू पा सकते हैं। तो हमने एक एकांकी पढ़ी थी, कारतूस, जिस तरीके से वजीर अली ने अकेला जाके अंग्रेजों की कैंप से वो कारतूस ले आया था, है ना। मुट्ठी भर लोग थे, जंगल में कितने थे, मुश्किल से 5-7 लोग थे वजीर अली के साथ में, लेकिन क्या हुआ, वो पूरी अंग्रेजी सेना पर भारी पड़ गया। खुद अकेले जाके टेंट से कारतूस ले आया, खुद अपने के लिए, और अपना नाम भी बता कर आया। तो वही चीज आपको बताना है कि बुद्धि से और साहस से काम किया जाए तो मुट्ठी भर भी लोग फौज पर काबिज हो सकते हैं। कर्नल, यहाँ पर एकांकी है कारतूस, जहां पर कर्नल का कथन है, ये चीज आप बताओगे। फिर वजीर अली द्वारा मुट्ठी भर आदमियों के बलबूते अंग्रेजी फौज को बरसों से चकमा देने वाला पूरा सिद्धांत बताओगे। और अंग्रेजों की खुली चुनौती थी, उसने अंग्रेजों को खुली चुनौती दे रखी थी। उसको वो पता था कि गोरखपुर के जंगलों में है, फौज कितने दिनों से वहां पड़ाव डाले बैठी थी, लेकिन तब भी पकड़ नहीं पा रही थी उसको। और उसने अफगानिस्तान के शेख को भी बुला लिया था कि आके मेरा साथ दो ताकि मैं यहाँ अंग्रेजों का खात्मा करूं, है ना, किया था ना उसने। तो वो सारी बात आप यहाँ लिखकर इसमें मेंशन करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, आशय स्पष्ट कीजिए। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ाने का संदेश देती है। तो अब यहाँ क्या कह रही है, शैलेंद्र ने बताया है कि दुख मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप ये बताओगे, ठीक है, मतलब दुख जो है वो बताता है कि हाँ मैं हूं, लेकिन साथ ही साथ वो कहता है कि नहीं, अब इससे आगे भी निकलने का है, कि हाँ ये जो तकलीफ हुई है, आगे जो हम कृत्य करें उसमें हमें उस तरह की तकलीफ ना हो।
फिर है जब मुश्किल आती है तो वह उससे छुटकारा पाने की बात सोचने लगता है, अर्थात वह जीवन में हार नहीं मानता। अब तकलीफ ये थोड़ी ना कि तकलीफ है चलो बैठ जाओ कुछ नहीं करो, हम जब कार्यशील होते हैं तभी उन तकलीफों को पीछे छोड़कर सही समय के लिए आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है ना, ये हम सभी को पता है। तो वही चीज इन्होंने बताई है कि हम सभी के पास मुश्किलें आती हैं, तकलीफें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें हार के बैठ जाना है, हमें उन तकलीफों और मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ना है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 12 पर। देखिए 11 पर हमारे पास 3 प्रश्न थे, तीनों हमने बताए। अब 12 पे निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने। फिर से हमारे पास कितने आए, 2 प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे जिनमें से सिर्फ 2 के उत्तर देने हैं। वर्ड लिमिट याद रखना 60 वर्ड ही रखना है, 60 वर्ड रखने हैं। फिर वही मार्किंग है, एक प्रश्न 3 मार्क्स का रहेगा तो 2 प्रश्न हम करेंगे तो 6 नंबर का हो जाएगा, ठीक। ये हमारे काव्य खंड से, अभी वो हमारे स्पर्श बुक के गद्य खंड से था और ये हमारे किससे है, काव्य खंड से है। कबीर ने निंदक को पास रखने की सलाह क्यों दी है, क्या यह सलाह आपको उचित प्रतीत होती है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो उनका जो एक दोहा था ना, निंदक नेड़ा राखिए, है ना, तो उसी पर ये पूछा गया। उन्होंने बोला था क्या, उस पहले उस दोहे को याद कर लीजिए। उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारी निंदा करता है उसे हमेशा हमें अपने पास, यानी कि हमारे अंदर जो खामियां निकालता है, हमारी जो बुराई करता है, उसे हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि और हो सके तो एक झोपड़ी बनवाकर अपने घर के आंगन में ही उसे अपने पास रखो, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति होता है कि हमारे अंदर की खामियां निकाल कर हमारे चरित्र का शुद्धिकरण करता है। हम जब वो हमारी बुराई करता है तो हम क्या करते हैं, हम उन बुराइयों को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं। इस तरह धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व जो है वो साफ सुथरा अच्छा हो जाता है। तो वो निंदक बगैर साबुन और बगैर पानी के हमारे चरित्र को साफ कर देता है, यही दोहा था। अब इस दोहे पर उन्होंने क्या पूछा है कि उन्होंने क्यों सलाह दी है, ये आपको बताना है। क्या आपको ये सही प्रतीत होती है? तो इसमें जो आप पॉइंट्स रखेंगे, निंदक को सदा अपने समीप रखना चाहिए, उसके द्वारा निंदा होने के भय से हम कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे, यानी कि हम बुराई करने से बच जाएंगे और हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसे हम धीरे धीरे अपने अंदर से हटाने की कोशिश करेंगे। निंदकों को निंदा भरी बातें सुनकर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने पास रखने की सलाह दी है और साथ ही साथ कहा है ये बिल्कुल सही है। ये बात हम लोग को, जैसे हमारे सामने कोई बुराई करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये जो है बहुत सही कार्य है। नेक्स्ट है, आपके द्वारा इस पाठ्यक्रम में पढ़ी गई किस कविता की अंतिम पंक्तियां आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है और क्यों, अपने विचार से व्यक्त कीजिए। अब देखिए इतनी सारी हैं, इसमें आपको कोई भी अच्छा लग सकता है, जो आपको अच्छा लगे वो आपको यहाँ पर पंक्ति लिखनी है। लिखने के बाद आप उसके अर्थ को लिखोगे, उसके बाद वो पंक्ति आपको क्यों अच्छी लग रही है ये रीजन दोगे, ठीक है। तो ये 3 चीजों पर आप इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, जो भी आपको काव्य पंक्तियां अच्छी लग रही हैं। प्रश्न संख्या 3 है, रविन्द्रनाथ ठाकुर और मीरा की भक्ति का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब रविन्द्रनाथ ठाकुर की भी हमने पढ़ी हुई है और मीरा जी को भी। अब उनकी जो काव्य पंक्तियां हैं उनकी तुलना हमें करनी है, और किन किन बेसिस पे करेंगे ये देखिए। पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में हम लिखेंगे, फिर मीरा जी के बारे में लिखेंगे। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में हम क्या लिख रहे हैं, ईश्वर में अगाध विश्वास है, उन्हें किसमें, ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास है। तो मीरा जी को श्री कृष्ण में विश्वास है ना। ईश्वर के सामर्थ्य से परिचित है वो। फिर है, सफलता के लिए ईश्वर पर आश्रित नहीं होना, यानी कि ईश्वर पे विश्वास रखना है, लेकिन सफलता के लिए हम ईश्वर पर आश्रित नहीं है, उसके लिए हमें कर्म करना है। प्रार्थना में मानव मन की कमजोरियों से मुक्ति मिलती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, हमारे मन जो है वो, हम कमजोरियां कहीं वो छोड़ देते हैं और हमारे अंदर एक हिम्मत भर जाती है, वो होता है। दूसरा, भौतिक सुखों की मांग नहीं। हम कभी भी उनकी जो पंक्तियां हैं, उनमें जो पंक्तियां हमने पढ़ी हैं अपने पाठ में, उसमें हमने क्या देखा है कि उन्होंने कभी की जो है ना ये नहीं चाहा कि मुझे ये मिल जाए। उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि मेरे सामने कभी मुश्किलें नहीं आए। उन्होंने हमेशा क्या कहा अपनी पंक्तियों में कि मुझे आप इतनी शक्ति दो कि मैं इन परिस्थितियों से लड़कर उबर कर सामने आ सकूं और मैं कभी भी इनसे घबराऊं नहीं। यही चीज तो उन्होंने कही है। जबकि मीरा जी ने इसमें क्या कहा, मीरा जी तो श्री कृष्ण पर अगाध प्रेम रखती हैं, उनकी भक्ति, उनकी काव्य पंक्तियां क्या कहती हैं।
मीरा दैन्य और माधुर्य भाव की भक्ति है। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं और श्री कृष्ण को मिल नहीं रहे, तो इसलिए उन्होंने जो पंक्तियां लिखी उसमें उनकी दयनीयता भी दिखाई गई है और माधुर्य भाव भी दिखाया गया, क्योंकि उसमें उनका प्रेम व्यक्त है। फिर है आराध्य से मनुहार और अवसर आने पर उल्हाना भी है, यानी कि एक तरीके से वो अपने आराध्य अर्थात श्री कृष्ण को मना भी रही हैं और दूसरा जब वो नहीं आ रही हैं तो उनसे शिकायत भी कर रही हैं। फिर एक कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया है। गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम की अनुभूति है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के लिए, उन्होंने तो सब कुछ राजकाज, सुख समृद्धि, परिवार, लोक लाज सब कुछ त्याग के श्री कृष्ण का प्रेम किया, तो वो एकनिष्ठ ही प्रेम हुआ ना। तो ये सारी चीजें, तो इन बेसिस पे आप इन दोनों की तुलनात्मक करोगे। ठीक है, अब आ गए हम प्रश्न संख्या 13 पर। यहाँ क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब हमारी पुस्तक है संचयन। कौन सी पुस्तक? संचयन। उससे आए 3 प्रश्न, करने हैं सिर्फ 2, फिर वही 60 शब्दों के करने। एक प्रश्न के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, 2 प्रश्न आप करोगे तो 6 मार्क्स का आपका हो जाएगा। तो संचयन बुक में ज्यादा चैप्टर तो हम लोग को कराए नहीं है, तो जितने हैं उतने उसी हिसाब से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए पहला प्रश्न है, ठाकुर हरिनाम सिंह के तीनों लड़कों को एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। लेखक द्वारा ऐसा कहा जाना ठाकुर हरिनाम सिंह के तीनों बेटों और टोपी के विषय में किस विचारधारा को स्पष्ट करता है? टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर बताइए। तो इफन जो है वो क्या हुआ था, वो चला गया था। ठीक है, वो चला गया, उसकी जगह जो दूसरे कलेक्टर आए, उनके 3 बेटे थे, तो उनसे दोस्ती करने के लिए जाता है। लेकिन वो लोग तो क्या करते हैं, एक तो वो इंग्लिश में पूरी तरीके से प्रॉपर बात करते होते हैं जो टोपी की समझ में नहीं आता, दूसरा वो लोग क्या करते हैं, बहुत गलत लैंग्वेज में बात करते हैं और टोपी के ऊपर कुत्ता छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये बताया कि उन लोगों के अंदर अपने बाप की पोस्ट का रौब था, ये चीज बतानी। तो देखिए क्या है, ठाकुर हरिनाम सिंह के तीनों लड़के घमंडी थे। क्यों? क्योंकि बाप कलेक्टर था, इस बात का घमंड उनके अंदर भरा हुआ था। पिता के कलेक्टर होने का एहसास था, अंग्रेजी बोलने वाले थे और टोपी जो है भावुक और सरल हृदय का था। जबकि टोपी के अंदर क्या था, वो वहां पर इरफान को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो चला गया था, उसके बाद उसके कोई फ्रेंड नहीं था, घर पे भी कोई उसका साथ नहीं था, तो उस भावुकता और सरलता थी उसके बिहेवियर में, इसलिए वो वहां बंगले पर गया था। लेकिन वहां पर उसे बिल्कुल जस्ट अपोजिट जो लोग मिलते हैं, इससे उसको बहुत आहत होता है। ये सारे पॉइंट्स पे आप इसे क्लियर करोगे। नेक्स्ट है, उनकी इस स्थिति में मुझे चिंतित कर दिया, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने की अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। हरिहर काका पाठ से उद्धत लेखक के इस कथन के संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। तो ये लेखक ने कब लिखा? हरिहर काका के साथ इतना कुछ घटित हो चुका था कि अब वो बिल्कुल गुमसुम हो चुके थे। वो लेखक जो हरिहर काका के साथ बचपन की इतनी खूबसूरत यादें संजोए हुआ था, जब वो लेखक हरिहर काका से मिलने गए तो वो बिल्कुल गुमसुम थे। जब उन्होंने बुलाया लेखक ने, तो उन्होंने पलट कर एक बार देखा और फिर उसके बाद बगैर कुछ कहे, बगैर रिएक्शन के दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और दोबारा उन्होंने घुमाकर लेखक की तरफ देखा भी नहीं। तो उन्होंने उसी पूरे वाक्य पर ये पूरी पंक्ति लिखी है। तो यहाँ पर आप किस तरीके से इसे एक्सप्लेन करोगे? लेखक हरिहर काका से मिलने गया और उनकी तबीयत के बारे में पूछा। हरिहर काका ने सिर उठाकर एक बार लेखक की ओर देखा और फिर झुका लिया। इसके बाद उन्होंने दोबारा सिर नहीं उठाया। तो पहली बात आप यहाँ पर ये बताओगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा परिचय आप दोगे कि जो उनके साथ घटित हुआ हरिहर काका के साथ, वो सारी देने के बाद समापन लाइन में जो आप लिखोगे ये बताओगे कि इस तरह की स्थितियों ने हरिहर काका को बिल्कुल गुमसुम कर दिया था। यहाँ पर धन के लोभियों ने उनकी मानसिक स्थिति को बहुत ज्यादा आहत किया था। तो इस तरीके से पूरा आप पैरा बनाकर लिख देंगे। उनकी यंत्रणा और मनोदशा के बारे में आंखों ने बहुत कुछ कह दिया था, पर काका कुछ बोल ना सके। उनकी इस दशा ने लेखक को चिंतित कर दिया था। सागर के बीच विलीन होने वाली नाव जैसी स्थिति, अर्थात गांव में इतने सारे लोग होते हुए भी वे अकेले असहाय थे।
जीवन के प्रति निराशा थी, मतलब वो जी तो रहे थे लेकिन जीने की कोई उमंग उनके पास नहीं बची थी। इतने सारे लोग आसपास थे लेकिन उन्हें उनमें कहीं पे भी कोई खुशी, कोई भी, क्योंकि उनके अपनों ने इतने, वो सोचिए मठाधीश ने उनको भी धोखा, किस तरीके से लालच करके उनके साथ अत्याचार किया, अपनों ने अत्याचार किया। अब क्या था, अब बाहरी वाले उसमें ऐश कर रहे थे, वो सिपाही ऐश कर रहा था, नौकर ऐश कर रहा था। तो अगर भाई ठीक से देखभाल करते तो ये सारी चीज़ें उनके भाइयों की ही थी, लेकिन जो उन लोगों ने धन के लालच में समझा नहीं था। अब आ गए हमारा तीसरा प्रश्न, सपनों के ऐसे दिन पाठ के आधार पर बताइए कि स्कूल की छुट्टियों के शुरू और आखिरी के दिनों में बच्चों की दृष्टि में क्या अंतर होता है, क्या यही स्थिति आपकी भी होती है? देखिए सिंपल सी बात है, जब छुट्टी शुरू होती है तो हम सब बड़े एक्साइटेड होते हैं। अभी आप लोग की छुट्टियां, जब आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब आप लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड होगा, अरे बहुत सारा टाइम। उन दौरान आप लोग को समर वेकेशंस में जो होमवर्क मिलते हैं उन पर आप ध्यान नहीं देते, फिर बचते हैं कम दिन, और उन दिनों में क्या होता है, फटाफट सारे काम करने हैं। तो यहाँ पर क्या था, जो गुरजाल सिंह जी ने जो ये चैप्टर लिखा उसमें इन्हें बताया कि शुरू में हम लोग करते कैलकुलेशन लगाते कि हाँ इतने दिन इतने सवाल करेंगे, ये सवाल करेंगे, इस तरीके से ये हल हो जाएगा। आखिरी दिन में इतना समय बचता, चलो इतने कर लेंगे, फिर नहीं करते। तो आखिर में क्या, कौन करे, इससे अच्छा तो 4 डंडे खा लेंगे, यही चीज़ तो बताई गई थी ना। तो वह आप कैसे लिखोगे, देखिए छुट्टियां शुरू होते ही बच्चे छुट्टियों का काम समाप्त करना चाहते हैं, पर यह सोचकर कि अभी समय बहुत है, बाद में कर लेंगे, पहले 2-3 सप्ताह खेल में बिता देते हैं, जो अक्सर होता है आप लोग के साथ। ठीक है, माँ के साथ ननिहाल चले जाते हैं, वहाँ खेल कूद और मस्ती रहती है। छुट्टियाँ बीतने लगती हैं तो डर बढ़ने लगता है। छुट्टियों से मिले काम का हिसाब लगाते तो स्कूल की पिटाई का डर सताता। जब हिसाब लगाते कि हाँ भाई इतने दिन बचे हैं और होमवर्क नहीं हो पाएगा, तो पिटाई डर की, भाई हम नहीं करके जाएंगे तो स्कूल में पिटाई पड़ेगी। अब इसके बाद का मत आपको अपने हिसाब से लिखना है कि पहले तो आप इस जो पूरे अध्याय में हुआ है वो चीज़ दोगे, फिर आप इन सारी चीज़ों को कैसे करते हो वो आप नीचे लिखेंगे कि आप अपने समर वेकेशंस में क्या करते हो, पहले सारा काम खत्म कर लेते हो या बाद में इसी तरीके से परेशान होते हो, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न के साथ हमारी संचयन बुक भी खत्म हुई। अब प्रश्न संख्या 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं लेखन कार्य संबंधी, जिसमें हमारे पास रहेगा अनुच्छेद, पत्र, आपका सूचना, लघु कथा, विज्ञापन। ठीक है, तो अब इसको करना शुरू करते हैं। तो देखिए ये जितने भी लेखन कार्य होते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ आप लोग की देखी जाती है वो है प्रारूप, अर्थात फॉर्मेट आपको सारी चीज़ों का पता है या नहीं। दूसरी चीज़ आपकी भाषा, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और तीसरा होता है प्रेजेंटेशन, यानी कि वो आपका प्रारूप से मिला रहता है कि आप किस तरीके से उसे प्रेजेंट कर रहे हो, नीट एंड क्लीन, आपको सारी चीज़ें पता है या नहीं पता है, इन सारी चीज़ों से। तो लेखन में ये सारी चीज़ें मस्ट होती हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 में हमारे सामने अनुच्छेद है। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद आपको लिखना है। हमारे सामने 3 ऑप्शन आएंगे अनुच्छेद के, लेकिन करना हमको सिर्फ एक है। वर्ड लिमिट याद रखिए, 100 शब्द के अंदर इसको करना है। कितना? 100 वर्ड्स के अंदर इसे करना है। आप एक अनुच्छेद करोगे उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। पहला ऑप्शन है प्रकृति की रक्षा, मानव की सुरक्षा। ठीक है, इसमें आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं। मनुष्य प्रकृति का अंग है, दूसरा है प्रकृति से खिलवाड़, तीसरा है दुष्प्रभाव और दूर करने के उपाय। तो जो आप ये लिखने वाले हो अनुच्छेद, उसे इन 3 पॉइंट्स पे ही एक्सप्लेन करोगे। याद रखना 100 वर्ड्स हैं, उन्हीं के अंदर इन्हें एक्सप्लेन करना है। जो भी चीज़ आप लिखोगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। जो भी आप अंदर लिख रहे हो उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। आपकी भाषा के लिए 1 नंबर मिलेगा और आपकी प्रस्तुति के लिए आपको यहाँ पर 1 अंक मिलेगा। यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर आपका 1 अंक होगा। तो टोटल मिलाकर आपके पास 5 अंक आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन दिया है G20 और भारत, ये दिया है। तो G20 क्या है ये आपको लिखना है, गठन का कारण क्या है, तीसरा है कार्यशैली और भारत की भूमिका। तो G20 पे जो आप लिखोगे उसमें आपके बारे में G20 की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप 100 वर्ड के अंदर लिखोगे। सेम वही फॉर्मेट है,
3 आपका विषय वस्तु के अंदर मिलेगा आपको, 1 नंबर भाषा में और 1 नंबर आपकी प्रस्तुति में, यानी कि आपका प्रारूप कैसा रहता है। तीसरा है करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। ये एक सूक्ति है जिस पर आपको अनुच्छेद लिखना है। ये अनुच्छेद पर आपको जो लिखना है, सूक्ति का आश्रय क्या है, यानी कि इस सूक्ति का मतलब क्या है वो आप बताओगे। चाहो तो उससे संबंधित एक कहानी भी दे सकते हो। फिर आते हैं जीवन में अभ्यास का महत्व बताओगे और सफलता का मूल मंत्र। भाई प्रैक्टिस जो है, मेहनत जो है वो हमारे, तो इसको आप इन पॉइंट में करोगे। सेम वही चीज, विषय वस्तु 3 अंक की, भाषा 1 अंक, प्रस्तुति 1 अंक। ठीक है, अब आ गए हम प्रश्न संख्या 15 पर, जिसमें हमारे सामने है पत्र। ठीक है, देखते हैं क्या है। अब पत्र में जो आपको ध्यान रखना है, शब्द सीमा 100 वर्ड्स की है, 1 करोगे 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ है आप विद्यालय के हिंदी संघ के सचिव रजत चट्टोपाध्याय और श्वेता चट्टोपाध्याय। अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम रजत चट्टोपाध्याय, अगर आप लड़की है तो आपका नाम श्वेता चट्टोपाध्याय है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकालय में हिंदी की अच्छी पुस्तकें व पत्रिकाएं मंगवाने के लिए निवेदन किया गया है। तो ये एक औपचारिक पत्र है जो आप प्रधानाचार्य को लिखेंगे। यहाँ पर अथवा करके दूसरा ऑप्शन दिया, यानी कि हमारे सामने 2 पत्र आ रहे हैं, 2 में से हमें सिर्फ 1 पत्र करना है। ठीक है, दूसरा है आप शौर्य शर्मा या शार्वी शर्मा हैं, नवभारत टाइम के संपादक को पत्र लिखिए जिसमें सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के सुझाव हों। तो ये आपको एक पेपर है, उनके संपादक को पत्र लिखना है कि सड़क पर इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में। ठीक है, नाम अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम शौर्य शर्मा है, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम शार्वी शर्मा है। याद रखना है वर्ड लिमिट 100 ही रहनी चाहिए। तो दोनों में से आप 1 करोगे। अब जब 1 करोगे तो इसमें आपको किस तरीके से मार्क्स मिलने वाले हैं ध्यान दीजिए। अंत और आरंभ की औपचारिकताएं निभाने के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, यानी कि स्टार्टिंग में जो आप लिखते हो, जैसे सेवा में संपादक महोदय, नवभारत टाइम्स, आगरा, दिल्ली, जो कोई भी लिखेंगे, फिर नीचे दिनांक लिखेंगे, विषय वस्तु लिखेंगे। तो ये स्टार्टिंग की औपचारिकताएं आ गई। नीचे एंड में आप जो है जागरूक नागरिक लिख देंगे, भवदीय लिख देंगे और नीचे अपना नाम लिख देंगे। तो ये स्टार्टिंग और एंड की जो औपचारिकताएं हैं इसके लिए आपको मिल रहा है 1 अंक। उसके बाद आते हैं विषय वस्तु। विषय अंदर जितना भी आप मटेरियल लिखेंगे उसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। भाषा जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए 1 अंक मिलेगा और प्रस्तुति यानी कि जो प्रारूप है उसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। ठीक है, दोनों में से आपको 1 करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 16 है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 60 शब्दों में सूचना लिखनी है। 2 टॉपिक दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक आपको करना है। जो आप 1 करेंगे वो आपको मिलेगा 4 मार्क्स उसके लिए मिलेंगे। सूचना है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, पहली सूचना हम पढ़ रहे हैं। विद्यालय द्वारा चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य संगठन के सचिव होने के नाते कक्षा 6ठी से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को कार्यक्रम के विवरण सहित उसकी सूचना प्रदान कीजिए। तो ये सूचना आप सभी को पता है, एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर हमें लिखनी पड़ती है, वो सारा फॉर्मेट है, तो उसी फॉर्मेट से आप इसे रेडी करोगे। ठीक है, अब ये नहीं करना है तो अथवा करके दूसरा दिया गया है। क्या है, संस्कृति क्लब की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए तथा सहभागिता के लिए प्रेरित करते हुए अध्यक्ष की ओर से सूचना लिखिए। अब यहाँ पर आपको दूसरी सूचना तैयार करनी, तो जो आपको सही लग रहा है वो सूचना आपको लिखनी है। अब इसके लिए आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, देखिए, जो आप अंदर विषय वस्तु लिखेंगे उसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, भाषा के लिए 1 अंक और प्रस्तुति के लिए 1 अंक। अब ये जो प्रस्तुति आपके लिए आ रही है ये होता है फॉर्मेट, कि आपको जो फॉर्मेट है वो ध्यान रखना। जैसे आप जब सूचना तैयार करोगे तो सबसे पहले क्या करना है, रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है। जैसी सूचना है वो लिखोगे, उसके बाद संगठन का नाम लिखोगे, दिनांक दोगे, विषय दोगे, सूचना लिखोगे, जो प्रारूप है उसके नीचे जिसकी तरफ से सूचना लिखी जा रही है। तो क्या चीज़ लेफ्ट हैंड है, क्या चीज़ मिडल में आएगी, कैसे आएगी, ये सारा फॉर्मेट जो है वो पहले देखा जाएगा, उसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। जो अंदर आपको जिस भी चीज़ के लिए सूचना लिखनी है वो आपने सही तौर से लिखी है, इसके लिए आपको विषय वस्तु का 2 अंक मिलेगा। भाषा उत्तम होनी चाहिए क्योंकि जितनी भी सूचनाएं हैं ये सभी औपचारिक होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सारी औपचारिक होती है, संस्थाओं की तरफ से इशू होती है, तो भाषा भी कैसी होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए।
प्रश्न संख्या है 17। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 40 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। अब हमारे सामने यहाँ पर दो आए हैं, ठीक है, ध्यान रखना, दो ऑप्शन दिए गए, दोनों में से किसी एक पर आपको विज्ञापन लिखना है। जो भी आप विज्ञापन तैयार करोगे 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। योग को बढ़ावा देते हुए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। अथवा, यानी कि ये नहीं तो दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में आपको तैयार करना है। तो आपको ये जो विज्ञापन दिया गया है इसमें भी सेम विज्ञापन में वैसे ही होगा। कैसे? आपको दोनों में से जो भी आप विज्ञापन करोगे उसमें जो भी अंदर विषय वस्तु लिखोगे उसके लिए 1 नंबर मिलेगा, प्रस्तुति जो करोगे उसके लिए 1 नंबर लिखेगा और भाषा के लिए 1 नंबर। तो बेसिकली जो विज्ञापन होता है वो उसका जजमेंट होता है कि आपने जो विज्ञापन बनाया है वो कितना आकर्षक है। सबसे पढ़ने का आदमी बाद में, लेकिन वो पहले प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो आकर्षक बनाने के लिए आप किसी भी तरह का कलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बाउंडेशन होती है कि आप ब्लैक पेन, ब्लू पेन और पेंसिल, ये 3 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसी से आपको वो विज्ञापन एकदम आकर्षक बनाना है। इसके लिए कोई कलरिंग नहीं, कोई हाईलाइटर नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। तो सबसे पहले जो आप रेक्टेंगल बॉक्स बनाओगे उसमें आपकी ड्राइंग अच्छी है तो थोड़ा सा कुछ ड्राइंग और शेडिंग से कुछ अच्छा सा बना दो, बढ़िया से अच्छी वर्डिंग के साथ लिखो। प्रोडक्ट है तो ऑफर ज़रूर देना, कुछ भी करके इस तरीके से, तो वो आकर्षक लगेगा, ठीक है। तो ये आपका मार्किंग रहेगी। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 18 पर। 18 पर हमारे सामने क्या है? 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है ईमेल और दूसरा है लघु कथा। इन दोनों में से सिर्फ आपको एक चीज करनी है, जो भी आप करोगे वो 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला है पश्चाताप विषय पर लघु कथा आपको लिखनी है 100 शब्दों में, ठीक है। जहां पर कोई कार्य का आपको पश्चाताप हो, इस पे कोई कहानी बनाओगे और नीचे शिक्षा दे दोगे। ये 100 वर्ड्स में लिखोगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरी चीज है आपके बैंक खाते में गलती से 5000 रुपए की राशि अधिक आ गई है, इसकी जानकारी बैंक अधिकारी को ईमेल लिखकर देनी है। तो अब आपको एक ईमेल लिखना है। तो ईमेल यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति को जाना है। किसको जाना है? बैंक मैनेजर को। तो याद रखिए, सबसे पहले आप टू लिखोगे। जो भी आप बैंक ले रहे हो, मान लो आपने स्टेट बैंक लिया है तो SBI करके कोई भी एक ईमेल आईडी आप बनाओगे, टू लिखोगे, टू लिख के ईमेल आईडी आपने दे दिया। अब चूंकि इसकी कार्बन कॉपी या हमें ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसी को नहीं भेजनी है तो BCC और CC कहीं ऐड नहीं होगा। उसके बाद आपकी जो पासबुक है जिसमें आपको 5000 रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसे आप अटैचमेंट में डाल देना। तो अटैचमेंट का साइन ज़रूर बनाना, उसके नीचे सब्जेक्ट डालना। सब्जेक्ट आप लिख रहे हो बैंक में 5000 अधिक आने की सूचना हेतु, उसके नीचे महोदय देकर पूरे सम्माननीय शब्दों के साथ, जैसे हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, पूरा पत्र लिखकर नीचे एंड कर दोगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, उसमें एक नीचे लाइन और दोगे कि पासबुक की फोटोकॉपी साथ में संलग्न की गई है, क्योंकि हमने अटैचमेंट ऊपर रिफ्लेक्ट किया है। तो जहां अटैचमेंट आपको जरूरी है, अब जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए आपको एक ईमेल ऐसा लिखना है जो कईयों को भेजना है, तब उस कंडीशन में आप CC अटैच करोगे, उसमें 2-3 ईमेल आईडी आप अटैच कर देना। मान लो आपको ऐसा पूछा गया कि एक को आप मान लीजिए अपना आप बायोडाटा भेज रहे हो, स्ववृत्त भेज रहे हो, मगर कई कंपनी को साथ भेजना, तो इस कंडीशन में एक कंपनी को दूसरी कंपनी से पता नहीं चलना चाहिए, तो उस जगह आप BCC अटैच करोगे, ठीक है, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब आप एक दूसरे को भेजोगे तो कोई एक दूसरे को देख नहीं पाएगा। तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। जब आप लिखोगे तो ये भी आपका जो ईमेल है वो 100 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। इसमें औपचारिकताएं जो आपको निभानी है उसके लिए 1 नंबर मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया, ईमेल में ये औपचारिकताएं ज़्यादा रहेंगी। जो लघु कथा लिखोगे उसमें यह ध्यान रखना, पश्चाताप संबंधी जो कथा दे रहे हो वो, और नीचे शिक्षा, ये आपकी औपचारिकताएं रहेंगी। विषय वस्तु जो कोई भी अंदर दोगे 2 नंबर मिलेंगे। प्रस्तुति के लिए 1 अंक मिलेगा और भाषा के लिए 1 अंक मिलेगा। तो प्रस्तुति का तात्पर्य है कि उसका फॉर्मेट से आप अच्छी तरह वाकिफ होने चाहिए कि जो फॉर्मेट आपका है, लघु कथा का फॉर्मेट जो होता है, आपको पता है कि पश्चाताप संबंधी आपको लिखना है तो उसके लिए आपको एक आकर्षक शीर्षक भी बनाना पड़ेगा।
बढ़िया कहानी लिखनी पड़ेगी और नीचे शिक्षा देनी पड़ेगी। तो ये उसका फॉर्मेट है, यह दोगे। ईमेल का जो फॉर्मेट है वो आपको ध्यान रखना है, 2 लिखोगे तो उसके सामने एक रेक्टेंगल बॉक्स बना देना, उसमें आप सारे ईमेल आईडी देना। फिर अगर सीसी जोड़ते हो तो एक सीसी लिखना, उसके आगे एक रेक्टेंगल बॉक्स, उसमें आप सारे ईमेल आईडी देना। अटैच जहां लिखोगे उसके आगे एक छोटा सा पिन बना के और आगे सेलेक्ट फाइल लिख देना। फिर नीचे आप जब आओगे तो सब्जेक्ट पूरा होना चाहिए, पूरा नीचे आपको जिस तरीके से उसकी औपचारिक पत्र लिखा जाता है, सारी औपचारिकताएं आपको उसी तरीके से निभानी है। तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर आपको क्लियर कर दिया कि आने कैसे वाला है। आई थिंक आपको अच्छे से मैंने क्लियर किया। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका फॉर्मेट अभी मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आगे चल के मैं इसके फॉर्मेट्स के पूरे वीडियो लेकर आ रही हूँ, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, देखते रहिए, अच्छे से देखिए, सारी चीज़ें आपकी मैं कवर अप कराऊंगी। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बहुत कम समय बचा हुआ है और साथ में आपकी हेल्प के लिए तो हम मौजूद हैं। तो इसी तरीके से और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी, मिलूंगी अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।